सूत्र स्थान का 45 नंबर का चैप्टर है। शीर वर्ग से शुरू करेंगे। कल हमने जल वर्ग कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। तो शीर वर्ग में कौन कौन से शीर आते हैं, यहां से रटने की जरूरत नहीं है कौन कौन से शीर आते हैं। जब हम डिटेल में पढ़ेंगे ना तो आपको याद ही हो जाएगा। क्लास जनवरी से बोला ना मैंने, जनवरी से शुरू। तो गाय, बकरी, ऊँटनी, भेड़ी, भैंस, घोड़ी, स्त्री, हस्तनी का दुग्ध उपयोग में आता है। उपयुक्त अष्ट प्रकार के दुग्ध में कौन कौन से गुण होते हैं। फिर पहला क्वेश्चन ये बनता है कि दुग्ध में कितने गुण पाए जाते हैं, तो अष्ट गुण पाए जाते हैं, पढ़ने वाले हैं, ठीक है। प्राणदम गुरु मधुरम पिछलम शीतम स्निग्धम श्लक्षम सरम मृदु सर प्राण धतम, ये वाला रेफरेंस पूछा जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा याद कर लेंगे कुल में क्या क्या पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर श्लोक नंबर 48 है, चैप्टर तुम्हारा वही चल रहा है ना जो कल पढ़ रहे थे 45। तो मधुर है, गुरु है, पिछले शीत है, स्निग्ध श्लक्षण होता है, सर होता है, मधु होता है, ठीक है। सर प्राण धताम तस्मात् सात्वम क्षीरम यह उच्यते, सभी प्राणियों के लिए सर प्राण धताम, सभी प्राणियों के लिए सात्व होता है। ये किस आचार्य का रेफरेंस है, क्वेश्चन पूछा जाता है किसका रेफरेंस है, सुश्रुत का रेफरेंस है। सभी प्राणियों के लिए सात्व होता है और ये किसके लिए आया है, ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है तो शीर के लिए आता है, क्योंकि जो शीर होता है सभी प्राणी उसको क्या करते हैं, धारण करते हैं, मतलब सभी के लिए अच्छा माना गया है शीर को, ठीक है। तत्र सर्वमेव क्षीरम प्राणिनाम प्रसिद्धम जाति सात्व, यहाँ से ये टर्म पूछा जाता है जाति सात्व किसके लिए बोला है, तो शीर के लिए आया है। जाति सात्व मतलब होता है जन्म से ही इसका अभ्यास करते हैं लोग, तो सभी के लिए क्या होता है, पथ्य होता है। किस किस काम में इसका प्रयोग किया जाता है, तो जीर्ण ज्वर, काश, शोष, क्षय, गुल में उन्माद, मूर्छा, भ्रम, डिटेल नहीं पढ़ना है, इतना याद करो। ग्रहणी रोग में भी शीर का प्रयोग किया जाता है। अतिसार में क्या बोलते हैं, अतिसार प्रवाहिका में भी यूज किया जाता है, बोलते हैं दूध पीने से लूज मोशन हो जाता है, लेकिन लूज मोशन में दूध का ही प्रयोग किया जाता है, अतिसार में दूध का प्रयोग विपरीत आर्थकारी चिकित्सा में आता है, ठीक है। तो ग्रहणी दोष हो गया, अतिसार है, प्रवाहिका, इन सब में शीर का प्रयोग किया जाता है। अब अलग अलग शीर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, तो जो मैंने मार्क कराया उतना बस आपको याद करना है, ठीक है। तो सबसे पहले गाय के दुग्ध के बारे में पढ़ेंगे। अल्प अभिष्यंदी, अभिष्यंदी नहीं होता, कैसा होता है, कम होता है, कम अभिष्यंदी होता है। तो ज्यादा अभिष्यंदी कौन रहेगा, माहिष का। माहिष का जो होता है, यहाँ पे हम जो गाय के दुग्ध के गुण पढ़ने जा रहे हैं, जब माहिष का पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें माहिष में सबसे ज्यादा मिलती है। तो कैसा है, कम अभिष्यंदी होता है। इसमें तो रहेगा, दुग्ध है तो भाई हैवी तो रहता ही है, गुरु। ऐसा नहीं बोलना कि गाय का दुग्ध लघु होता है, माहिष का गुरु होता है, दोनों का ही दुग्ध गुरु होता है, क्योंकि दोनों ही कफ को बढ़ाने वाले होते हैं, है ना। तो गुरु रसायन, रसायन बोला, गाय में क्या होते हैं, 84 करोड़ देवता विराजमान होते हैं, है ना। तो क्या होगा, रसायन तो हो गई ना, स्लो स्लो पढ़ेंगे ताकि आपको याद होता जाए, है ना। रक्त पित्त हरम, रक्त पित्त को क्यों हरेगा भाई, क्योंकि देखो स्निग्ध भी है, गुरु भी है, शीत है, मधुर है, ये सारे अपोजिट होते हैं रक्त पित्त के। तो शीत है, ठंडा होता है, मीठा होता है ना, और हैवी भी होता है, और रसायन भी बोला है। अभिषंदी भी कैसा होता है, कम अभिषंदी होता है, जीवनी है। वात पित्त घ्नम परम स्मृतम, वात पित्त को हरता है। तो वात को, पित्त को, रक्त को हरता है, कफ के लिए हरना नहीं बताया, क्योंकि कफ को बढ़ाते हैं, है ना, अनुक्त होते हैं वो चीजें ना, जो दुग्ध होते हैं वो कफवर्धक होते हैं, ठीक है। बकरी का गव्य तुल्यम गुणम, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, गाय के दुग्ध के समान गुण किसके दुग्ध में होते हैं, बकरी के दुग्ध में होते हैं। आपने पढ़ा है, अगर बच्चे को मात्र स्तन्य ना मिले तो किसका देना चाहिए, अजा का देना चाहिए, अजा का ना मिले तो किसका देना चाहिए, फिर गाय का देना चाहिए, ऐसा बोला है ना। तो बकरी और गाय के दुग्ध के जो गुण है सेम है। तो गव्य तुलम विशेषात शोषिणामितम, जब अजा का नाम आए, बकरी का नाम आए और शोष ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता, है ना। अजा रसायन का सेवन किसमें किया जाता है, राजदक्षिणा में किया जाता है, बकरियों के साथ रहना, मूत्र पीना, उनका दुग्ध पीना, ये सारी चीजें, ठीक है। हाँ, तो बकरी, बकरी को ही हम क्या बोलते हैं, अजा बोलते हैं, ठीक है। तो माहिष, माहिष अलग है, शोष में हितकारी होता है, दीपन है, ये लघु होता है, इसलिए बच्चे को माता का स्तन ना मिलने के बाद अजा का पिलाया जाता है, क्योंकि वो पचने में लघु होता है ना, और संग्राही भी होता है। बच्चे को लूज मोशन की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है ना, तो क्या है, वो संग्राही होता है, रोक के रखता है। लघु संग्राही श्वास काश रक्त पित्त में यूज किया जाता है। तो कैसे याद रहेगा, बच्चे को सर्दी जुकाम ज्यादा होता है, लूज मोशन ज्यादा होता है, तो ऐसा दुग्ध दिया जाता है उसको जो लघु हो, दीपन हो, संग्राही, श्वास काश रक्त पित्त में इसका यूज कर सके, ठीक है। जो अजाएं होती है, शरीर उनका छोटा सा होता है, कटुतिक्त रस का सेवन करती है, बहुत ज्यादा पानी नहीं पीती है, इसलिए सभी व्याधि में इसका प्रयोग किया जाता है, सर्व व्याधि हरम। तो क्या क्या हमने याद किया, गाय के जैसा होता है, शोष में उपयोगी है, लघु होता है ना, इस कारण से बच्चों में दिया जाता है, श्वास काश रक्त पित्त को हरता है, सभी व्याधि को हरता है, संग्राही होता है। सब कुछ याद हो गया, आगे बढ़ते हैं। ऊँटनी का, ऊँट कहाँ दौड़ता है, रेगिस्तान में, ये ऊँटनी की बात कर रहे हैं। रेगिस्तान में दौड़ता है तो उसके लिए हम क्या लेके जाते हैं, उसके ऊपर नमक की बोरियां लेके जाते हैं। नमक की बोरियां किसके ऊपर लेके जाते हैं, ऊँटनी के ऊपर लेके जाते हैं। नमक की बोरियां मतलब लवण होता है, रुक्ष उष्ण, वहां पे रेगिस्तान में बड़ी गर्मी रहती है, तो पूरा जो वायुमंडल होता है बहुत रफ सा लगता है, तो रुक्ष वायुमंडल रहता है रेगिस्तान में, गर्मी ज्यादा रहती है, रुक्ष भी है, उष्ण भी है ना। यहाँ पर शीतल वगैरह कुछ नहीं दिया है, कैसा होता है, रुक्ष है, उष्ण है और लवण होता है, इतना याद रखा हमने। स्वादु रस भी होता है, लेकिन उतना यही याद करना। फिर शोफ गुल्म उदर अर्शोभनम क्रमी कुष्ठ विशापहम, कैसे याद करेंगे, रेगिस्तान में ऊँट के ऊपर बोरियां लेके गए थे ना, तो बेचारा इतना चला कि पैरों में सूजन आ गई, है ना, और वहां पे छोटी छोटी गांठ भी बन गई थी, क्या हो गया था, उसको गुल्म हो गया था। उसको फ्रेश होने के लिए भी टाइम नहीं दिया, तो पेट भी खराब हो गया, और पेट खराब हुआ तो अर्श तो हो ही जाना है, तो क्या है, शोफ गुल्म उदर अर्श, और वहां पे जो गांठें बनी थी, गुल्म बनी थी ना, वहां पे कीड़े भी लग गए थे, तो क्रमी, है ना, इस प्रकार से पूरा कोड बनाकर याद कर सकते हो, क्रमी कुष्ठ विशापहम, वहां पे कीड़े बन गए थे जो कि बहुत विषैले थे, ऐसे करके याद हो गया क्या। तो ऊँटनी के ऊपर बोरियां लेके जा रहे थे, चलते चलते शोफ हो गया, गुल्म में कीड़े बन गए हैं, है ना, पेट भी खराब हो गया था, तो उधर है अर्श तो गुना है, तो क्रमी कुष्ठ विशापहम, ये सारे रोगों को नष्ट करता है। आदि का जो भी चीज पढ़ेंगे, आदि का चाहे दुग्ध हो, दही हो, कुछ भी हो, सारी चीजें खराब होती है। केवल एक चीज में अच्छी होती है, वातज विकार और वातज काश में केवल अच्छा होता है, बाकी आवी मतलब होता है भेड़, सब जगह खराब है। भेड़ मतलब मेष, आवी मेषो और भेड़ एक ही जैसा है। तो आवी का मधुरम स्निग्धम गुरु पित्त कफाबहम पथ्यम केवल वातेषु कासे चानिल संभवी, तो मधुर है, स्निग्ध भी है, गुरु है, पित्त कफाबहम, पित्त कफाबहम मतलब होता है पित्त और कफ को बढ़ाने वाला होता है। मैंने बोला ना अच्छा नहीं होता, अच्छा नहीं होता तो क्या है, पित्त और कफ को बढ़ाने वाला है। केवल वातज काश में पथ्य, एक पॉइंट बस याद रखना, आवी से हमेशा पूछा जाने वाला है, वातज काश में पथ्य क्या होता है, आवी बाकी सारी चीजों के लिए खराब होता है, ठीक है। भैंस का दुग्ध देखते हैं, महा अभिष्यंदी। अल्प अभिष्यंदी कौन था, गाय का था। महा अभिष्यंदी कौन है, माहिष का है। जब बहुत ज्यादा अभिष्यंदी है तो बोलते हैं अत्यग्नि में माहिष दुग्ध का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इतना अभिष्यंदी है हमारी अग्नि को नष्ट करने वाला, मतलब नॉर्मलाइज कर देगा। तो बहिनी नाशनम क्या है, अग्नि
कमी को क्या करता है, थोड़ा कम करता है, मंद करने वाला है और अच्छी नींद भी लाता है। क्यों नींद लाता है? अभिष्यंदी होता है। शीत तरम गव्यात, स्निग्ध तरम गुरु। जो हमने गाय का पढ़ा था, शीत होता था, स्निग्ध होता था, गुरु होता था। उन सबसे ये ज्यादा स्निग्ध है, उनसे ज्यादा शीत है, उनसे ज्यादा गुरु है। मतलब गो के दुग्ध की अपेक्षा अधिक स्निग्ध भी होता है, अधिक शीतल भी होता है, अधिक भारी भी होता है। समझ आ गया? यहाँ तक कोई परेशानी? सही चल रहा है? आगे बढ़ते हैं। एक शब्द मतलब क्या होता है? घोड़ी और गधी। मतलब जैसे हम देखते हैं ना, इस टाइप के होते हैं, वो एक शब्द नहीं कहलाते। पैर जो होते हैं, एक शब्द क्या कहलाते हैं? टाप वाले। ऐसा होता है, फिर यहाँ पे थोड़ा सा कुछ रहता है, तो इनको एक शब्द बोलते हैं, ऐसे पैर वालों को। ठीक है, तो किस क्या आती है इसमें? घोड़ी और गधी आती है। शाखा बात हरम, इतना ही पूछा जाता है। मधुर अम्ल लवण और लवण अम्ल, इतना तो पूछे नहीं जाता, केवल यहीं पर अटक जाता है एग्जाम में। तो मधुर अम्ल लवण, तीन रस याद कर लो, मधुर अम्ल लवण। तो शुरुआत के मधुर अम्ल, इसके रस है, लवण क्या हो जाएगा? अमरस हो जाएगा। तो शाखा बात हर, देखिए दूल्हा जब बनते हैं तो किसके ऊपर बैठा जाता है? घोड़ी के ऊपर बैठा जाता है। तो घोड़ी के ऊपर कैसे चढ़ाई करेंगे भाई? तो शाखाओं को पकड़ के, पेड़ की शाखा को पकड़ा और घोड़ी के ऊपर बैठ गया और दूल्हा बनके बलि चढ़ने चला जाता है ना। तो किसको? शाखा को पकड़ के चढ़ा जाता है ना। तो घोड़ी और गधी करके, तो गधी के ऊपर बैठते होंगे भाई, है ना। तो घोड़ी गधी दोनों में एक शब्द में ऐसा आता है। ठीक है, अब स्त्री का दुग्ध मोस्ट इंपोर्टेंट श्लोक है। नार्यास्तु मधुरम स्तन्यम कषाय अनुरसम। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा है। हस्तनी और स्त्री में सेम बताया है, मधुर रस होता है और अनुरस क्या होता है? कषाय होता है। ठीक है, मधुर रस, कषाय, अनुरस। तो कैसे रिलेट कर सकते हैं? माता का जो हृदय होता है ना, वो हाथी से ही बड़ा होता है, मतलब बहुत बड़ा होता है ना, दिल बहुत बड़ा होता है ना माता का। तो याद रहेगा, नार्यस्तु स्तन्य और हस्त का सेम है, मधुर रस, कषाय, अनुरस। ये बहुत ज्यादा पूछा है एग्जाम में। नस्य आश्योतनियो पथ्यम जीवनम लघु दीर्घम। ये नस्य और आश्योतन के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, ये तो हमने देखा किसका? सुश्रुत का। और चरक का भी लिखा हुआ है, मैंने इधर लिखा है कि नहीं लिखा है? नस्य आश्योतनियो पथ्यम जीवनम लघुदीपनम, इनका है नावनम रक्त पित्तम च तर्पणम अक्षिशूलनम। ऐसा आता है चरक का। क्या आता है चरक का? नावनम रक्त पित्तम च तर्पणम अक्षिशूलनम, तर्पणम अक्षिशूलनम। ठीक है, नावनम रक्त पित्तम चा तर्पणम अक्षिशूलनम। ये किसका है? नावन नस्य के फॉर्म में रक्त पित्त में यूज करते हैं, अक्षिशूल के लिए तर्पण के फॉर्म में यूज करते हैं। ये चरक जी का रेफरेंस है। ठीक है, समझ आ गया? हस्तनी का हमने कंपेयर करके याद कर लिया था। अब क्या याद करें इसमें? स्थायीकरण। हाथी जो होता है बड़ा स्थिरता से चलता है, एक जगह खड़ा है तो बहुत आराम से चलता है, तो स्थायीकरण है। और हाथी में बल भी बहुत ज्यादा होता है, तो बल को बढ़ाने वाला। तो बल कुछ नहीं याद करना, आगे जाके कई जगह आएगा। तो ये दुग्ध वाला आर्ट कंप्लीट हो गया। अब हम नॉर्मल चीजें पढ़ रहे हैं जहां से भी क्वेश्चन बनता ही है। तो सबसे पहले देखते हैं सुबह का दुग्ध। प्रातः काल का दुग्ध कैसा होता है? तो प्रायः प्राभातिकम शीरम गुरु विष्टम्बी शीतलम। सुबह सुबह का जो दुग्ध होता है गुरु होता है, विष्टम्बी होता है, शीतल होता है। तो ये कोड बनाकर याद कर लो कि सुबह जो होता है कफ का प्रकोप होता है, इसलिए कफ वाले लक्षण मिले सुबह के दुग्ध में। जबकि एक्चुअल में रीजन ये होता है कि रात्रि में जो होते हैं जानवर आराम करते हैं, उस टाइम पे शीतलता रहती है, और आराम करते हैं तो उनका दुग्ध जो होता है हैवी हो जाता है, गुरु हो जाता है। चलते फिरते रहेंगे तो उनमें जो दुग्ध बनेगा वो लघु होगा, है ना। तो रात भर जो आराम करते हैं वो सारे गुरु मिलते हैं। तो आप ऐसा भी याद कर सकते हो, सुबह सुबह कफ का प्रकोप रहता है तो उनके दुग्ध में कफ प्रकोप लक्षण मिल रहे हैं, गुरु है, विष्टम्बी है, शीतल है। और रात्रि में मतलब वही दिया है कि रात्रि में सोमगुड़ की अधिकता से व्यायाम नहीं करते, इस कारण से हमको ऐसा मिलता है। दिवाकर अभितप्तानाम, और दिन में क्या होता है? चलते फिरते रहते हैं, उनका व्यायाम होता रहता है। इस कारण से जो दुग्ध होता है वो बात का अनुलोमन करने वाला है ना। चक्षुष्य होता है, शांतिघ्नम, थकान को दूर करने वाला होता है। हिंदी से पढ़ने, प्रातः काल से निकला हुआ दुग्ध गुरु विष्टम्ब कारक शीतल। उसमें पूछा जाएगा कथनात्मक क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा दुग्ध के संदर्भ में सत्य है या असत्य है? ठीक है, रात्रि के सोम गुण प्रधान होने से, जानवरों के चलने फिरने व्यायाम के ना होने से प्रभात कालीन दुग्ध गुरुवादी गुणों वाला होता है। किंतु दिन में पशुओं के सूर्य की धूप से चलने से, व्यायाम और वात का सेवन होने से संध्या का समय दुग्ध वात का अनुलोमन कारक होता है। आप बोलोगे मैडम लघु होगा तो वात का अनुलोमन कैसे कराए? केवल लघु से वात का अनुलोमन नहीं होता है ना, और भी गुण उसमें होते हैं। थकान को दूर करता है, नेत्रों के लिए अच्छा होता है, हल्का भी है, नेत्रों के लिए अच्छा रहेगा। पर्यवसन अच्छा होता है, हल्का भी है, नेत्रों के लिए अच्छा रहेगा। पर्यवसन गुरुवाम प्रायः परिकीर्तन, कच्चा दुग्ध। अब यहाँ से फिर सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे, है ना। तो क्या होता है कच्चा दुग्ध? कैसा होता है? इमेजिन करके पढ़ना, सोच के पढ़ना, है ना। सबके घर में दुग्ध रहता है, गाय का या भैंस का, जो भी आप पीते हैं। कैसा रहता है वो? प्रायः सभी दुग्ध जो होते हैं कच्चे फॉर्म में अगर आप पियोगे तो कैसा होता है वो? अविष्यंदी होता है, हैवी होता है ना, पचने में भारी होता है। इसलिए कच्चा दुग्ध नहीं पीना चाहिए। ठीक है, किंतु उसी को उबाल ले हम, उबाले फिर अत्यंत हल्का हो जाता है और अविष्यंद नहीं कराने वाला होता है। समझिए, कच्चा दुग्ध भारी है, अविष्यंदी है। पका हुआ जो दुग्ध रहता है वो हल्का रहता है और अविष्यंदी नहीं होता है। ठीक है, स्त्रियों के दुग्ध को छोड़कर अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, निम्न में से किस दुग्ध को गर्म नहीं करते हैं? तो स्त्री दुग्ध को गर्म नहीं किया जाता, बाकी सभी प्रकार के दुग्ध को गर्म करके पीना चाहिए, क्योंकि स्त्री दुग्ध कच्चा ही पीने से हितकारी होता है। ठीक है, समझ लिए। यहाँ पर तीन चीजें, वहां पे पिछले पेज में हमने दो चीजें पढ़ी दुग्ध के संदर्भ में। अब तीसरा आता है धारुष्ण गुरुवत क्षीरम विपरीत तो अन्यथा। धारुष्ण दुग्ध अमृत के समान बोला है, अच्छा बोला है। धारुष्ण मतलब समझते हो? तुरंत दुहा हुआ, तुरंत गाय से निकाला हुआ या जो भी जानवरों से निकाला हुआ धारुष्ण कहलाता है। वो बहुत अच्छा होता है, लाभदायक होता है। अगर इसी को थोड़े समय तक रखा लिया जाए तो इसका अपोजिट हो जाता है, विपरीत तो अन्यथा। किंतु इसके विपरीत बहुत देर तक निकाल कर रखा हुआ विष के समान हो जाता है। ठीक है, यदि उसी धारुष्ण दुग्ध को अधिक औंटा लिया जाए, मतलब उसको हम अति शतम बोलेंगे, बहुत ज्यादा उबाल लिया जाए, तो कैसा होगा? वो शीत करके पिया जाए तो ब्रह्मण कराता है। जैसे मावा बनाते हैं ना, तो उसको दूध को उबालते उबालते थोड़ा और गाढ़ा, मावा जैसा ना, थोड़ा उबाल लो, गाढ़ा हो जाए तो वो ब्रह्मण कराएगा। ठीक ही लगता है कि ब्रह्मण कराने वाला हो। दुग्ध के संदर्भ में सारे पॉइंट क्लियर हो गए भाई। धारुष्ण होगा अमृत के समान, इसका विपरीत जो होगा, हाँ क्या बोले, विपरीत होगा, विष के समान होगा। ज्यादा उबाल लिया, शीत कर लिया तो क्या होगा? ब्रह्मण कराएगा। इसलिए का दूध गर्म नहीं करना है। अगर उबला कच्चा जो है अविष्यंदी है, गुरु है, उबाला हुआ लघु अविष्यंदी होता है। ठीक है, क्लियर है? यहाँ तक कोई परेशानी कुछ भी नहीं होगी। जब आपने पढ़ लिया एकदम क्लियर है तो पर्टिकुलर पर फोकस करो, बर्डन लेके नहीं पढ़ो कि हमको कितने 12 कितने वर्ग पढ़ेंगे, इतने सारे कैसे याद होंगे। तो जो चीज पढ़ रहे हैं केवल उस पर फोकस करो। हमने कल जल कंप्लीट कर लिया, हमको याद हो गया। आज हमने दुग्ध पढ़ लिया, इतना याद हो गया, बिल्कुल याद हो गया। अब अगला हम जो वर्ग पढ़ने वाले हैं वो भी ऐसे याद हो जाएगा। तो पर्टिकुलर को सोच सोच कर ही आप पढ़ा करो। ठीक है, जैसे क्या होता था बीएमएस में थे, बता देते हैं, मतलब नॉर्मल चीजें हैं भाई, सबके लाइफ में रहता है नॉर्मल चीजें। वो तो क्या होता था उस टाइम पे, तो भाई व्हीकल नहीं रहती थी ना, तो क्या है रूम से हमारा बस स्टॉप थोड़ा सा दूर पड़ता था, हमको दूर लगता था। फिर हमको बस में जाके फिर कॉलेज जाना पड़ता था। तो क्या होता था, हम डायरेक्ट अगर घर से देखते थे ना तो बहुत दूर लगता था। फिर हम क्या करते थे कि हम उधर स्टॉप तक देखते नहीं थे, हम अपना सिर नीचे करके चलते थे ताकि हमको पता ही ना चले कितनी दूर और चलना है। तो हम बस चलते जाते थे, चलते जाते थे। बड़ा अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है पढ़ने के लिए कि सारा सिलेबस ना देखो, इतना सारा मैं कैसे करूंगा, मैं उस स्टॉप तक
कैसे पहुंचूंगी ये ना देखो, कितना देखो, अभी मेरे पास क्या क्या चीजें हैं, मैंने ये टॉपिक उठाया, बस मुझे इस पर फोकस करना है, दूसरी चीजों पर फोकस नहीं करना। फिर क्या होता है, टेंशन हो जाता है। कभी जो चल रहा है बस उस पर फोकस करो, आराम से याद हो जाएगा। इसको पढ़ते पढ़ते दूसरी चीजें सोचोगे ना, दूसरा हो पाएगा ना ये भी हो पाएगा, है ना। तो ये चीजें अपने जीवन में उतारना चाहिए। हाँ बिल्कुल, है ना। तो छोटे छोटे एग्जाम्पल आपकी लाइफ को बहुत आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ये खुद हम अपने आंखों से देखा हुआ चीज बता रहे हैं आपको। ठीक है, तो क्षीर में क्या होता है, कैसा क्षीर खराब कहलाता है, अनिष्ट गंध, अम्ल, विवर्ण, विरस, है ना, इन सभी चीजों को, जिसमें लवण रस हो गया हो, जो फट गया हो, ऐसा दुग्ध हमको ग्रहण नहीं करना चाहिए। हाँ बिल्कुल, अच्छा सोचेंगे, डेस्टिनेशन तक पहुंच ही जाएंगे। डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए हमको रास्ते में बहुत सारी कठिनाइयां आती है ना, तो उन कठिनाइयों से अगर हम डरकर अपना रास्ता छोड़ देंगे या चेंज कर लेंगे तो हम अपने डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच पाएंगे। जैसे हमको कहाँ पहुंचना है, इधर से कहीं कॉलेज पहुंचना, किसी मंदिर पहुंचना है, रास्ते में बहुत सारे कुत्ते पीछे पड़ गए हैं, उसकी वजह से हम घर आके बैठ जाएंगे तो वहां कभी नहीं पहुंच पाएंगे। कम से कम इधर उधर से जा जाके पहुंच तो पाएंगे ना। तो ये चीजें आपको थोड़ा सा संभाल के रखना है ना, सोच के रखना, सोचते रहना चाहिए, अच्छा रहता है। चलिए दधी वर्ग शुरू करते हैं, दुग्ध वर्ग कंप्लीट हो गया, दधी वर्ग शुरू करेंगे। मधुर, अम्ल, अत्यम्ल, दही 3 प्रकार का। ना डेयरी पे जब जाते थे लेने के लिए, उन्हें खट्टा वाला दही चाहिए कि मीठा वाला, अपन क्या बोलते हैं मीठा वाला, कि ज्यादा खट्टा वाला चाहिए। 3 प्रकार का होता है, एक मीठा दही, एक थोड़ा सा खट्टा, एक बहुत ज्यादा खट्टा, है ना। रस कैसा होता है इनका, कषाय रहता है, कषाय अनुरसम, स्निग्ध है, गर्म होता है दही। बोलते हैं ना ठंडी में दही, गर्मी में दही खाना चाहिए, उल्टा करते हो, गर्मी में दही नहीं खाना चाहिए, अभी जो ठंडी चल रही है उसमें खाना चाहिए, ये शास्त्र में लिखा है, मैं आपको नहीं बोल रही हूँ। नहीं तो आपकी मम्मियां बोले पता नहीं मैडम क्या क्या सिखा रही है, बच्चों को ठंडी में दही खिला दिया, सबको सर्दी जुकाम हो गया, है ना। आपको अप्लाई नहीं करना है, लेकिन ये चीज ऐसा होता है ना। तो क्या है, उष्ण रहता है, इसको गर्मी में नहीं ठंडी में खाना चाहिए। ठीक है, पीनस विषम ज्वर, इसमें तो लाभदायक होता है, इससे जुकाम थोड़ी ना होता है, ये जुकाम को ठीक करता है। पीनस है, विषम ज्वर, अतिसार में बड़ा अच्छा आता है। अतिसार होता है उसको बोलते हैं दही, दही शब्द नहीं, दही चावल खाने से क्या हो जाता है, लूज मोशन ठीक हो जाता है। अरुचि में बड़ा अच्छा लगता है, नमक मिर्ची जीरा वीरा मिला के खाते दही अच्छा लगता है, अरुचि में अच्छा है। स्पेशली मूत्र कच्छ में बड़ा अच्छा है, इंपॉर्टेंट है मूत्र कच्छ, अतिसार, है ना, अधोमार की दोनों बीमारियां होगी। कार्श्यापहम, ये दुबले को मोटा कराता है, ये पैथोलॉजिकल मोटा कराता है, पैथोलॉजिकल मोटा कराता है, ये नॉर्मल मोटा नहीं कराता, क्योंकि श्रोत अवरोध करता है। अभिसंधि होता है ना, तो श्रोत अवरोध करेगा, श्रोत अवरोध करेगा तो मांस मेदा की वृद्धि होती जाएगी, व्यक्ति मोटा हो जाएगा, है ना। तो ये कार्श्यापहम दुबलेपन को घटाता है, मोटा करता है। वृक्ष है, प्राण मंगल भी होता है, देखो सारे गुण इसमें कफ से रिलेटेड भी होते हैं, तो वृक्ष होता है मंगल। जब कहीं जाते हैं मंगल काम करने जाते हो तो दही शक्कर खा के जाते हो ना, शक्कर तो नहीं खाते, मठा शक्कर, तो मंगल काम जो है उसमें दही आएगा, मंगल में तत्व नहीं आएगा। ठीक है, समझ लिए दही के क्या क्या गुण है। तो इसको केवल आपको इमेजिन करके सोचना है कि आप जो घर में दही खाते हैं 3 प्रकार का होता है, ये गर्म भी होता है, ऐसे करके याद कर। नमक तो डाला, हाँ हाँ नहीं डालना चाहिए, लेकिन अपन को एक साथ में हो गया, है ना। वही बोला ना, हमारी बुंदेलखंड में ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं कि जो चीज नहीं खाना चाहिए वो हम खा लेते हैं, हमको कोई नुकसान नहीं करता, वो हमको एक साथ में है। जैसे दाल चावल में दूध मिलाकर ट्रेन में, अगर दूध के हम दाल चावल नहीं खाते, खिलाते ही नहीं है, है ना, तो वो एक साथ में हो जाता है। ठीक है, चलो इतना समझ आ गया दही के बारे में कैसा कैसा होता है, बस सोचते रहना। अब महाविषंदी, मधुर, कफ, मेदो, वरना 3 प्रकार के दही पढ़े थे हमने। कौन सा पढ़ा था, एक मधुर पढ़ा था। तो मधुर क्या करेगा, मीठा दही क्या करेगा, बहुत अविषंदी होता है। ज्यादा विषंदी होगा कोई पैथोलॉजिकली मोटा कराएगा, क्या करता है ये, कफ और मेद को बढ़ा देता है, बहुत ज्यादा कफ और मेद को बढ़ा देता है। ठीक है, फिर जो अम्ल था, खट्टा वाला था, वो कफ पित्त को बढ़ाएगा। खट्टा दही कफ और पित्त को करता है। अब आप बोलोगे मैडम खट्टा कैसे कफ को बढ़ाएगा, तो मधुर, अम्ल, लवण जो है, तीनों रस जो होते हैं कफ को बढ़ाने वाले हैं, उनमें से अम्ल अगर हो गया तो कफ को तो बढ़ाएगा ही ना, पित्त तो बढ़ाना ही है क्योंकि खट्टा है। अम्ल 2 चीजों को बढ़ाता है, कफ और पित्त को, मधुर 2 चीजों को बढ़ाता है, कफ और मेदों को। हाँ अभी हम देखेंगे, इसमें भी आने वाला है। और बहुत ज्यादा खट्टा है ना, वो रक्त को दूषित करता है, इसलिए बहुत सारे स्किन की प्रॉब्लम हो जाती है दही खाने से ना, वो भी बहुत ज्यादा खट्टा। तो मीठा क्या करेगा, अविषंदी होगा, महाविषंदी कफ मेदों को बढ़ाता है, कफ पित्त को अम्ल बढ़ाता है, और रक्त को कौन बढ़ाता है, बहुत ज्यादा खट्टा। हाँ अभी पढ़ने वाले भाई, थोड़ा सा सब्र रखो, पढ़ने वाले हैं, है ना। विदाही श्रेष्ठ बिंदु मंद जात, अब देखो मंद जात एक बार एग्जाम में पूछा था, एक बार क्या बहुत बार पूछ लिया कि जो मंद जात होता है वो तीनों दोषों को बढ़ाने वाला। मंद जात मतलब क्या होता है, ऐसा कभी नहीं खाना, आपने घर में जमाया सही से नहीं जमा, उसको मंद जात बोलते हैं। सही से अगर दही नहीं जमता है, तीनों दोषों को प्रकोपित कराएगा, और क्या करेगा, ये जलन कराता है, विदाही होता है, मल मूत्र लूज मोशन करा देता है, मल मूत्र को निकालने वाला विदाही होता है, और तीनों दोषों को प्रकोपित करता है। तो दही के बारे में आपसे कोई पूछेगा घर में, सब कुछ बता देना है कि दही कैसा कैसा होता है, मम्मी पापा को सब कुछ एक्सप्लेन कर देना दही के बारे में। क्लियर हो गया कैसा कैसा दही होता है। अब आते हैं अलग अलग दही। अलग अलग दही में केवल कुछ कुछ पॉइंट याद रखना है, जैसे हमने दुग्ध में याद किया था ना सारा सारा, वैसे नहीं याद करना, बस कुछ कुछ पॉइंट याद करना, वो सब एक दूसरे में मिक्सअप होकर बन जाता है। अगर आपको उसी के दुग्ध के गुण याद है, घृत के गुण याद है, तो दही तो वैसे ही बन जाता है। ठीक है, क्योंकि दूध में जो गुण है वही तो दही में आएंगे ना, तो लगभग मिलते जुलते होते हैं। तो स्निग्धम, विपाके मधुरम, पूरा वही है। गाय का दूध भी ऐसे था, स्निग्ध भी था, मधुर भी था, है ना, बल को बढ़ाने वाला। पवित्र बस याद कर लो, बात को हरने वाला तो होता ही है, पवित्र होता है। तो वहां पे रसायन बता दिया दुग्ध में, यहाँ पे पवित्र बता दिया। गाय के 84 करोड़ देवता विराजमान होते हैं गाय में। ठीक है, अच्छा हाँ वो ठीक है ना, घर की मुर्गी दाल बराबर रहती है ना। मतलब घर में अगर डॉक्टर हो तो कोई इसको डॉक्टर जैसा फील ही नहीं होने देता कि आप डॉक्टर हैं। बाहर दिखाने जाएंगे अपन वही मेडिसिन बताएंगे, लेकिन उसको विश्वास नहीं हो, पता नहीं क्या बता रहे हैं। बड़े डॉक्टर के पास जाएंगे, वहां पे पर्चा बनवा लिए, पैसे खर्च कर दिए, इन्वेस्ट दवाई वही देंगे, बोलेंगे नहीं ये भले मतलब उसमें मतलब दूसरा रहेगा, लेकिन उसमें कंटेंट वही रहेंगे। बोले नहीं ये शीशी दूसरी चीज तुमने दी थी, लेकिन वहां पे डॉक्टर ने ये वाली शीशी दी है ना, तो इससे मैं ठीक हो गया, पिया ही नहीं है ठीक पहले ही हो गया, है ना, ऐसा होता है। ठीक है, मत बताना घर पे। तो पवित्र होता है, ठीक है। अब आते हैं बकरी का। तो कफ पित्त को हरने वाला लघु होता है, इतना ना याद करो, आप इतना याद कर लो, लघु वहां पर ही पढ़ा था, यहाँ पर वात क्षयापहम, क्षय आए बकरी ना आए कभी होता ही नहीं है ना, तो बकरी में क्षय जरूरी है। ठीक है, तो बात क्षय, दुर्नाम श्वास काश बड़ा इंपॉर्टेंट है। दुर्नाम मतलब होता है अर्श में, श्वास काश तो वहां पर ही पढ़ा था, इधर भी है। तो दुग्ध से अगर कोरिलेट करके अपन पढ़ेंगे ना, तो दही भी आराम से याद हो रहा है। तो क्या है, दुर्नाम श्वास काश में हितकार्य हितम अग्निश दीप्तम, अग्नि को दीप्त करेगा, क्योंकि लघु होता है ना, दुग्ध इसका लघु था और दही भी लघु है। ठीक है, अब भैंस का माहिष का विपाक है मधुरम, तो वो भी मधुर था, दुग्ध भी मधुर है, वृष तो होगा, बात पित्त को नष्ट करता है, बलात् वर्धनम, स्पेशली एक ही चीज याद कर लो, कफ को बढ़ाने वाला होता है, बहुत हैवी होता है ना, तो कफ को बढ़ाएगा। क्या बोले, अच्छा हमने वहां भी सेम बगल में एक बीएमएस वाले ही हैं, अच्छा हाँ बिल्कुल, है ना, वही बीएमएस है, लेकिन उनके इलाज में आराम लग जाता होगा ना, आप बोलते होंगे उसमें नहीं लगता होगा, है ना, ऐसा रहता है। ठीक है, याद हो गया, सबको बढ़ाने वाला रहता है। ऊँटनी में क्या याद किया था जरा बता दो, रेगिस्तान में जा रहा था, नमक की बोरियां ले जा रहा था, पैर में सोफ हो गया था, फ्रेश होने के लिए टाइम नहीं दिया था, तो उधर में प्रॉब्लम हुई, उससे अर्श हो गया था, कीड़े पड़ गए, उसके पैर में कमी हो गया था ना, इसके समान था, ये पढ़ा था पूरा वही तो लिखा है, अर्श हो गया, कुछ थोड़ा एक्स्ट्रा लिख दिया, कमी हो गया और उधर हो गया।
याद हो रहा है, कुछ हमको अलग से मेहनत ही नहीं करना है ना। कटु सच्छार वो कैसा होता है, वहाँ पे लवण पढ़ाता है, यहाँ पे हम पढ़ दो नमक के जैसा ही, तो क्षार लगता है, दोनों एक जैसा लगता है ना। सशारम पुष्टिकम दधि वादन पुष्टानि क्रमेण हत्ति उदराणि, ठीक है। भेड़ी आदि का क्या पढ़ा था, सारी चीजें आदि का खराब, केवल वात विकास में पथ्य था, वो क्या था, दुग्ध था। यहाँ पर कफ वात को बढ़ाने वाला, दुर्नामनम, दुर्नाम मतलब अर्श को भी बढ़ाने वाला होता है, तो बढ़ाने वाला जो चीज है वो आदि है। कफ वात रस को बढ़ाने वाला, और रस विपाक में मधु, और अत्य अभिसंधि, क्वेश्चन बहुत पूछा जाएगा। अत्य अभिसंधि बहुत ज्यादा अभिसंधि किसका, दही होता है भेड़ का। जरा पेज में मैच कर लो, भैंस माहिष आंसर नहीं लगाना है ना, दही में, और पीछे पेज पलटा के ले जाओ, माहिष का दुग्ध देखो, वहां पे महा अभिसंधि आया है। महा अभिसंधि अगर पूछे तो माहिष का दुग्ध है, और बहुत ज्यादा अभिसंधि अत्य अभिसंधि पूछ ले तो ये आदि का दही है। माहिष के दही में ऐसा नहीं आया, अभिसंधि टर्म नहीं आया, ये चीज समझ रहे हो, ये तुक्का लग जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। आप क्या बोलोगे, मैडम ने तो बोला था कि दुग्ध में जो है वही दही में है, तो वहां महाभिसंधि आया, माहिष में दही आएगा ना, नहीं आएगा, इसको अच्छे से मार्क कर लेना, ठीक है। घोड़ी में क्या पढ़ा था हमने, शाखावात पढ़ा था, शाखावात था, तो उससे कोई ज्यादा मैच नहीं कर रहा है ये, रूप शोषण कषाय मूत्रापह, मत याद करो। स्त्री का दही विपाक में मधुर है, इसमें विपाक में मधुर, वहां पे हमने क्या पढ़ा था, मधुर रस कषाय अनुरस, मधुर रस कषाय अनुरस, यहाँ पे विपाक अकेला पढ़ रहे हैं। चक्षुष्य होता है, संतर्पण कराता है, तो नारी के दही से इतना क्वेश्चन नहीं बनता भी है ना, संतर्पण कारक है, आंखों के लिए अच्छा होता है। हस्तनी के दही से बनता है, पक्ति नाशनम बड़ा इंपॉर्टेंट है, और वर्चो विवर्धनम, मन का वर्धक, दो चीजें बस यहाँ से याद करना। कफ को बढ़ाएगा, देखो हाथी कितना बड़ा होता है, कैसे चलता है, बहुत आराम आराम से चलता है, तो कफ को तो बढ़ाते ही है ना। और पक्ति को अगर थोड़ी, अभी ठंडी के दिन में इधर उधर लोग मिल जाते, थोड़ी थोड़ी सी आग जला के हाथ को सेकते हैं, अगर उस छोटी सी अग्नि पर इतना बड़ा हाथी बैठ जाएगा तो अग्नि नष्ट हो जाएगी ना। ये ऐसा इमेजिनेशन है याद करने का, इसका मतलब ये होता है कि हस्तनी का दही पीने से हमारी अग्नि मंद पड़ जाती है, मैंने बताया तो हमेशा याद रहेगा, भूलोगे नहीं। पत्ती को नष्ट करता है, और बच्चों को मल को बढ़ाता है। हाथी कितना बड़ा है, कितना मल क्या करता होगा, वैसे ये मल को बढ़ाने वाला होता है। तो कुछ लोगों में गो आदि प्राणियों के जो पृथक पृथक दही है, उनमें सबसे श्रेष्ठ कौन सा होता है, गाय का ही। दुग्ध भी बोले तो गाय का ही दुग्ध श्रेष्ठ होता है, ठीक है। अब कपड़े में बांधकर अच्छी प्रकार परिशुद्ध किया हुआ दही वातनाशक कफ कारक, किसने शरीर की पुष्टि कराने वाला होता है। दही पित्त को अधिक नहीं बढ़ाते, भोजन में उत्पन्न करता है, कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आ जाइए, हाँ, दही के ऊपर का भाग, दधना सरो, ये दही है, उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा सा पानी जैसा रहता है। ये पानी कैसा रहता है, बड़ा पतला सा रहता है, सर रहता है। अब दही के ऊपर का भाग सर, पचने में कैसा रहता है, भारी रहता है। देखो जो इसका पिता है, उसका पुत्र भी तो वैसे ही होगा ना। दही अगर हैवी है, उसके ऊपर का भले पतला सा पानी है, वो भी हैवी ही होता है, गुरु होता है। ऊपर का पानी जब गुरु है तो वृश्चिक रहेगा। तो दही एक पैरेंटल, उसके ऊपर जो तैर रहा है वो क्या होगा, पतला, वो भी वैसे ही काम करेगा, गुरु है, वृश्चिक है ना। और अगर ये हैवी है तो ये वायु को नष्ट करने वाला होता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा, इतना पूछा गया है। पाचक अग्नि का नाशक होता है, गुरु है, वृश्चिक है, तो अग्नि को भी ये नष्ट करता है। और किसको बढ़ाता है, ये बड़ा अच्छा होता है, अति अभिसंधि है। किसका हिंदी मीनिंग, अति अभिसंधि है क्या, किसका हिंदी मीनिंग बोल रहे हैं आप, अति अभिसंधि। संस्कृत से क्वेश्चन बनेगा, हिंदी से नहीं बनेगा ना। कफ और शुक्र को बढ़ाता है, तो दही के ऊपर का पानी, अब ये आपको सोचकर याद करना है। कफ और शुक्र को बढ़ाता है, जैसे क्या बोलते हैं, जो इनफर्टिलिटी के पेशेंट आते हैं ना, तो आप इनको खाने में दही एडवाइस कर सकते हैं। इनफर्टिलिटी के क्या क्या कारण हो सकते हैं, बहुत सारे कारण है ना, कुछ पैथोलॉजिकल भी होते हैं, कुछ मानसिक कारण भी होते हैं। तो हमको यही चिकित्सा करना, पंचकर्मा में यही तो होता है। मतलब पहले हम शरीर की शुद्धि कराते हैं, संशोधन कर दिया, उसके बाद आर्तव को बल देने के लिए, शुक्र को बल देने के लिए क्या चलाएंगे, इसमें शीतल चीजें चलाएंगे, और वाले में आग्नेय, फीमेल के लिए आग्नेय चीजों का प्रयोग करते हैं। फिर क्या करेंगे, है ना, प्रजास्थापन महाकषाय का प्रयोग करते हैं, इसलिए आयुर्वेद सफल है इनफर्टिलिटी की ट्रीटमेंट में। प्रजास्थापन महाकषाय साथ में ये भी चला सकते हैं आप, दही है ना, जनरल की चीज है, शुक्र को बढ़ाने वाला होता है, ठीक है। तो शुक्र को बढ़ाता है दही के ऊपर वाला भाग, वो दही खुद ही बढ़ाता है, ठीक है। जिसमें से मक्खन या क्रीम निकाल लिया है, तो दही था, मत लिया हमने उसको, मशीन से चलाते हैं, ऊपर का मक्खन निकाल लिया, अब वो क्या बच गया, तक्र बचा ना। तो जिसमें से मक्खन या क्रीम निकाल लिया गया हो, ऐसे दूध का जमाया हुआ दही, ऐसे दूध का जमाया हुआ दही रूक्ष ग्राही विष्टम ही वातजनक, अग्नि दीपक पचने में अत्यंत हल्का कषाय से रुचिकर, इसको तक्र नहीं बोला। इसका मतलब ये है कि जो दूध था, वो दूध के ऊपर का जो भाग है, फ्रिज में रख देते, कच्चा दूध रख देते हैं, या पका हुआ दूध रख दो, तो मलाई पड़ जाती है, उसको निकाल लो। ये बोला है कि दूध का ऊपर वाला क्रीम आपने निकाल दिया है, फिर आपने उसको जमाया है, तो अगर क्रीम निकल जाएगी तो हल्का हो जाएगा। रूक्ष है, ग्राही विषम भी होता है, वात को बढ़ाने वाला, क्योंकि हल्का हो जाता है ना, वो अग्नि को दीप्त करेगा, पचने में अत्यंत हल्का कषाय रस युक्त और रुचिकर होता है। देखो ये चीजें मैं आपको एक्सप्लेनेशन के साथ क्यों पढ़ा रही हूँ, क्योंकि ये चीजें याद ही नहीं रहती कभी। और आपसे पूछा था मैंने, कौन सा दही के संदर्भ में सत्य है या असत्य है, तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। सर बता दिया, मैंने दही के ऊपर वाला भाग बता दिया, है ना। अभी ऊपर से अगर क्रीम हमने निकाली, उसको जमाया, तो उसमें क्रीमी नहीं रहेगी, तो हल्का होगा, ग्राही होगा, स्तंभ होगा, बात को बढ़ाने वाला होगा, पचने में भी हल्का होगा, ठीक है। अब दही कब संशोधन ऋतु कौन सी होती है, पीएसबी, प्रावट शरद और बसंत। क्या है, प्रावट शरद और बसंत, इनको हम किन के नाम से जानते हैं, साधारण के नाम से जानते हैं, और संशोधन के नाम से भी जानते हैं। साधारण ऋतु, संशोधन ऋतु। अगर हम किसी को प्रावट को ग्रीष्म से रिप्लेस कर देना, ग्रीष्म से रिप्लेस कर दे, तो क्या बन जाएगा, ग्रीष्म शरद और बसंत, ग्रीष्म शरद और बसंत, ये हो जाएगा दही का निषेध, दही का निषेध। जब भी ऐसी चीजें आती है, दो चीजें सिमिलर होती, थोड़ा सा हेर फेर रहता है, तो हमको पहले वाली से कोरिलेट करके याद करना चाहिए, क्योंकि कोरिलेट करके याद करते तो चीजें लंबे समय तक याद रहती है। डायरेक्ट याद करोगे ना तो भूलने के चांस बढ़ जाते हैं ना। तो प्रावट शरद बसंत में से प्रावट को ग्रीष्म से रिप्लेस कर दो, दही का निषेध। तो देखो कहा नहीं खाना, शरद में पित्त का प्रकोप होता नहीं खाना चाहिए, है ना, ग्रीष्म में नहीं खाना चाहिए, बहुत गर्मी, वसंत ऋतु में प्रायः दही खाना ठीक नहीं होता, मतलब ठंडी में खाना चाहिए, हेमंत जैसे अभी चल रही है हेमंत ऋतु, है ना, इधर खाने को बोला है, वर्षा ऋतु में भी दही खाने को श्रेष्ठ बोला है। अब दही का पानी कैसा होता है, दही का पानी जो नॉर्मल पानी पीते हैं उसी की पूरी याद कर लो। दही का पानी नॉर्मल पानी जैसा होता है, कैसा, तृष्णा को हरेगा, थकान को हरेगा, लघु भी होता है, पानी जैसे पीते हैं पूरे शोधक का शोधन भी कर देता है। तो दही का पानी नॉर्मल पानी से याद कर लो, इसको हम मस्तु भी बोलते हैं, शुद्ध विशुद्धन, अम्ल कषाय मधुर, और लेकिन ये कैसा होता है, वृक्ष नहीं होता, दही का पानी अवश्य है, प्रनादन और मत नहीं याद करना, ठीक है। तो ये हमारा दही वर्ग कंप्लीट हो गया। अब इनमें क्या बताया है, दही वर्ग में मीठा, खट्टा, अधिक खट्टा, मंद, उबाला हुआ, सारित, ऐसे 7 प्रकार के दही बताए हैं। कौन पूछ रहा था, ये आ गया आपके क्वेश्चन का आंसर। अच्छा सुश्रुत ने दही कितने बताए हैं, 7 बताए, ठीक है। तक्र वर्ग में हमको अलग अलग गाय भैंस का याद नहीं करना है, नॉर्मल चीजें याद करना है ना, तो उसमें दिमाग ही नहीं लगाना। तक्र वर्ग में तो तक्र कैसा होता है, जैसे उसके पेरेंट होंगे वैसे ही तक्र होगा। जैसे दूध था, उसका
उसका बना दही, उसमें वही गुण आ गए, थोड़ा सा उष्ण आ गया उसमें, वो शीतल था दुग्ध तक, जो दही था वो उष्ण हो गया, अब दही से बन रहा है तत्व, तो उसके गुण उसमें रहेंगे, दही जो उष्ण था कुछ गुण इसमें भी आ जाएंगे, लेकिन कुछ गुण अलग हो जाएंगे, पूरे के पूरे माता पिता के गुण बच्चों में नहीं जाते, कुछ जाते हैं, कुछ और अलग से कहीं से आ जाते हैं, ऐसा होता है ना, तो कुछ गुण माता पिता के रहेंगे और कुछ गुण अपने आ जाएंगे, ठीक है। सुश्रुत के अकॉर्डिंग टाइप्स पूछेगा, हाँ सुश्रुत के अकॉर्डिंग पूछेगा तभी लगेगा के रहेंगे और कुछ गुण अपने आ जाएंगे, ठीक है। सुश्रुत के अकॉर्डिंग टाइप्स पूछेगा, तो हाँ सुश्रुत के अकॉर्डिंग पूछेगा तभी लगेगा 7, ये 7 प्रकार का लगेगा, ठीक है, 3 प्रकार का नहीं लगेगा। हाँ, पारिक में दिया है 3/7, मैंने वहां पे टिक भी कराया कि आपको प्रायोरिटी 7 को देना है, सुश्रुत के अनुसार, है ना, सबके अनुसार अलग अलग पूछेगा। तो मधुर अम्ल, तो वहां पे क्या था, मधुर था, अम्ल था, अत्यम था, उसके पिता ऐसे थे ना, बहुत खट्टे भी थे, तो बच्चा इतना खट्टा नहीं हुआ, थोड़ा सा मीठा हो गया, तो मधुर और अम्ल। अनुरत कषाय था, उसका भी कषाय था, वीर उष्ण था, उसका भी उष्ण था, बाकी सब पिता के जैसे है, बस पिता का एक गुण उसने हटा दिया, क्या, अत्यम्ल को हटा दिया, ठीक है। फिर बाकी क्या है, लघु रूप शग्नि दीपन, ये सारे गुण बच्चे के चेंज हो गए, पिता कैसा था एकदम इसके अपोजिट था, गुरु था, है ना, लघु नहीं था, गुरु था, स्निग्ध था, ये रुक्ष हो गया, अग्नि को बंद कर रहा था, अग्नि को दीप्त कर रहा है, पूरा पापा के अपोजिट हो गया, इसलिए ग्रहणी में दिया जाता है दीपन ग्राही लाघव के कारण, डीजल याद करोगे, ग्रहणी चिकित्सा में क्यों प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये डीजल होता है, डीजल मतलब दीपन ग्राही लाघव, दीपन ग्राही लाघव होने के कारण तत्व का प्रयोग ग्रहणी में किया जाता है, आप वहां पे पढ़ेंगे चिकित्सा स्थान में, रुक्ष है अग्नि को दीप्त करता है ना। हाँ, गर शोफ, शोफ में हितकारी, वो तो शोफ करा रहा था, अतिसार में हितकारी है, लूज मोशन में भी इसको दिया जा रहा है, वो भी दे रहे थे, ग्रहणी पांडु अर्श है प्रिय अरोचक, अरोचक में वो भी दे रहे थे, विषम जो है तृष्णा छर्दी प्रसेक शूल श्लेष्म अनिल हरम, इसको कफ को और वायु को हरता है, जबकि वो क्या कर रहा था, कफ को बढ़ा रहा था, है ना, महाविष्णु था, कफ को बढ़ाता है, ये कफ को कम करता है, वायु को भी कम कर रहा है। मधुर विभाग है, मूत्र कच्छ में देते हैं ना, मूत्र कच्छ वाला, इसमें व्यापद में इसका प्रयोग किया जाता है, मूत्र कच्छ इसमें व्यापद, लेकिन ये कैसा होता है, वृक्ष नहीं होता, है ना, वहां पे दही में क्या पढ़ा था, वृक्ष, ये अवृक्ष होता है। तक्र के बारे में इधर जो लिखा है ऐसे याद नहीं करना, कैसे याद करना, आपके घर में आप तक्र पीते हैं, कैसा होता है, पचने के काम आता है, लघु होता है, रुक्ष होता है, ठीक है, लेकिन वो वृक्ष नहीं है, क्योंकि उसमें मिठास नहीं है, तो मीठा होगा वही चीज तो कराएगा, लेकिन इसमें लिखा भी मधुर, लेकिन उतना ज्यादा मधुर नहीं होता जितना वो होता था, ठीक है। तो ऐसे करके ये अविष्यंदी नहीं होता, मतलब हल्का होता, मतलब कफ को नहीं बढ़ाता, कफ को नहीं बढ़ाएगा तो शुक्र को भी नहीं बढ़ाएगा, इस तरीके से थोड़ा सा पढ़ के आपको याद करना, समझ के, सोच के, ठीक है। चलो, अब यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, यहाँ से क्वेश्चन इनमें से कौन सा तत्व के संदर्भ में सत्य नहीं है, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा गया। तो मंथन करके जिसमें से स्नेह निकाल लिया है, मथा हमने दही को, स्नेह उसमें से निकाल लिया, और दही से आधा पानी जिसमें मिला हुआ हो, हमने क्या किया, दही लिया था, फिर हमने क्या कर दिया, उसमें आधा पानी मिला दिया, दही प्लस उसमें आधा पानी मिला दिया, उसमें से हमने क्या निकाल लिया, मक्खन निकाल लिया, है ना, ये निकाल लिया माइनस, ठीक है। तो जो ना अधिक गाढ़ा हो ना अधिक पतला हो, और जो रस में मधुर अम्ल कषाय हो, उसे तक्र कहते हैं, सभी लोग जानते हैं, गांव में अधिकतर सभी जानते हैं। हमने दूध को जमाया, दही बन गया, जब उसको मथते हैं तो क्या करते हैं, दही डाल देते हैं, उसमें आधा पानी, जितना दही है उसका आधा पानी मिला देते हैं, पूछा जाता है कितना पानी मिलाया, सुश्रुत ने आधा मिला दिया, फिर उसमें से मक्खन को निकाल दिया, तो जो बचा ना वो तक्र कहलाए, ठीक है। और घोल क्या कहलाता है, जिस दही में मक्खन नहीं निकाला, पानी नहीं डाला, केवल दही डाला और हाथ से घोल दिया, वो घोल कहलाया, ना तो उसमें से कोई चीज निकाला ना उसमें कोई चीज डाला, वो केवल क्या कहलाएगा, घोल कहलाएगा, समझ में आया। दही में हमने घोल दिया, ना तो उसमें से मक्खन निकाला ना उसमें पानी ऐड किया, वो घोल कहलाता है, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। अब तक्र का प्रयोग कहां नहीं करते, तो देखो तक्र कैसा है, रुक्ष होता है, उष्ण होता है, तो कुल मिला के जो रक्त पित्त वाली व्याधियां हैं वहां पे नहीं करते। तक्र जो है गर्म होता है भाई, गर्म होता है ना तक्र, इसको इसको भी ठंडी में प्रयोग किया जाना चाहिए, गर्मी के दिन में तक्र का प्रयोग नहीं करते, अपन क्या करते हैं, भैया कैंटीन में जाते हैं, है ना, वो एक पाउच आता है इतना बड़ा, नमकीन मठा, नमकीन तक्र रोज पीते हैं, है ना, वो गर्मी के दिन में नहीं पिया जाता, ठंडी में पिया जाता है। गर्मी वाली सभी कंडीशन मना है, इतना एक्सप्लेन करके इसलिए बढ़ा रही हूँ, आपको याद रहे, करा पा रही हूँ, आपको याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है। छत वाले में उष्ण काल में नहीं देना है, गर्मी के समय में दुर्बल मनुष्य है जिसको चक्कर वक्कर आ रहे हैं, हम अपन क्या बोलते हैं, बहुत ज्यादा गर्मी है भाई, चलो थोड़ा सा मठा पी लेते हैं, फ्रिज में से निकाला, हमको पीने में लगता है ठंडा, तो हमको लगता है वो ठंडा होगा, ठंडा नहीं होता है ना, तब तो जो है गर्म होता है, चक्कर आपको आ रहे हैं तो ठंडा पानी पी लो, ठंडा मठा ना पियो, है ना, दाह रक्त पे किसने तक्कर का प्रयोग नहीं करना चाहिए, बिल्कुल उल्टा रहता है, जो हम सोचते हैं उसके अपोजिट रहता है। सॉरी, देना है गर्मी के दिन में नहीं देना, वही तो क्या है, गर्मी में नहीं देना, ठंडी में देना है ना, समझ तो आ रहा है लेकिन मिक्स हो रहा है, मिक्स नहीं होगा, एक बार रीड करोगे अच्छे से, है ना, क्वेश्चन सॉल्व करोगे सब कुछ बनेगा, ये क्वेश्चन जब सॉल्व करते हो आप, क्वेश्चन सॉल्व करते भी आपकी थ्योरी वेरीफाई होती है, तो ठंडी में देना है, गर्मी में ना दो, अग्निमान में देना है, कफजन्य रोग है, शोथस के मार्ग अवरोध में वायु की दृष्टि में तत्व प्रशस्त माना, मधुर तत्व कफ को प्रकोप करता है, पित्त को शमन करता है, अम्ल तत्व वात को नष्ट करता है और पित्त को बढ़ाता है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था, याद कर लेना, मुझे नहीं पता कौन से एग्जाम में पूछा था, लेकिन पूछा था। मधुरम श्लेष्म, मीठा है तो कफ को बढ़ाएगा, ठीक है, और अम्ल है कफ को बढ़ाएगा और पित्त को क्या करेगा, शमन करेगा। आप जानते हैं मधुर जो होता है पित्त का शमन रस है और कफ को बढ़ाने वाला, तो मधुर क्या करेगा, पित्त को बढ़ाएगा, सॉरी कफ को बढ़ाएगा, पित्त का शमन करेगा, ऐसा लिख लो। और अम्ल जो होता है वो क्या करता है, अम्ल वात को नष्ट, तो मधुर अम्ल लवण जो रस होते हैं वो वात को शमन करने वाले होते हैं, लेकिन पित्त को बढ़ाने वाले होते हैं, तो मधुर और अम्ल, ये कफ बढ़ा रहा है, पित्त कम कर रहा है, ये वात कम कर रहा है, पित्त को बढ़ा रहा है, याद रखने की जरूरत नहीं है, समझ के याद करोगे तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, ठीक है। कौन सा श्लोक है, 89 नंबर का श्लोक पर आ जाते हैं, 89। वात के प्रकोप में सैंधोलवणित अम्ल तक्र, पित्त के प्रकोप में शर्करायुक्त मधुर तक्र, कफ के प्रकोप में सौंठ मई पृथ्वी वक्षान कष्ट मिलाकर तक्र पीना चाहिए, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है। अगर वायु का प्रकोप है तो हम सेंधा नमक मिला देंगे, है, और खट्टा वाला तक्र पिएंगे। पित्त का प्रकोप है तो शक्कर मिलाएंगे, पित्त शक्कर ठंडी होती है और यहाँ पे मधुर वाला पिलाएंगे, ठीक है। ऐसे ही कफ का प्रकोप होगा उसमें शुंठी मिलाएंगे, कफ का लेखन करता है ना, पिपली मरीज वक्षा जो है कफ का लेखन करने वाला होता है। फिर पिलाट क्या होता है, पिलाट समझते क्या होता है, पिलाट पनीर जिसको हम बोलते हैं वो पिलाट है, दूध को फाड़ा, ठंडी में से छान दिया, ऊपर जो बचा वो पिलाट कहलाता है ना। क्या होता है ये, अनिलाप कहा, वात को नष्ट करता है, और पनीर जो होता है पुंसत्वता लाता है, हाँ वही छेना के रसगुल्ला बनाते हैं उससे, वही है पुंसत्व, निद्रा लाने वाला, देखो ऊपर ऊपर वाला पार्ट कितना हैवी लगता है देखने में, पनीर तो वात को नष्ट करेगा, भारी भी होगा, निद्रा लाने वाला होता है। और मधुर ब्रह्मता पीयूष मूरत, यहाँ पे जानवरों में अगर पीयूष और मूरत की बात करें तो क्या होता है, प्रथम 7 दिन का, प्रथम 7 दिन का पीयूष कहलाता है और उसके बाद का मूरत कहलाता है,
मुहूर्त, ये आपने पढ़ा होगा। प्रथम 7 दिन, प्रथम पा से पीयूष, याद रहेगा। प्रथम वाला पीयूष, उसके बाद का मुहूर्त कहलाता है। स्त्रियों में दोनों चीजें 3 दिन की होती है। पीयूष और मुहूर्त जो होता है प्रथम 3 दिन का होता है। स्त्रियों की बात करें, स्त्री दुग्ध में ये प्रथम 3 दिन का, ये चीज लिख लो, इंपॉर्टेंट है। तो शुरुआत का है भाई पीयूष और मुहूर्त 7 दिन का है, उसके बाद का पीयूष मुहूर्त जो है अच्छा रहता है, मतलब अच्छा तो नहीं रहता, खराब रहता है, मधुर ब्रह्म वृश्य होता है, मधुर ब्रह्म वृश्य भी होता है। किलाट का डेली, हाँ, डेली यूज नहीं करना चाहिए किलाट को, है ना, अच्छा नहीं होता है, भी होता है। अब आता है नवनीत, कंप्लीट हो गया ना, नवनीत तो संतानी का बस पढ़ेंगे। नवनीत क्या होता है? एक बच्चा होता है। नवनीत मतलब होता है मक्खन, मतलब हमने जो मक्खन निकाला दही से मत के मक्खन, वो नवनीत कहलाता है ना। कैसा होता है? तो मैंने तो बता दिया, नवनीत नाम का एक बच्चा है, उसका हृदय बड़ा सच्चा है, हृदय होता है। कैसा होता है? हृदय होता है। बस ये वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा इधर से, शीतल में दीप नवृद्य संगाहि पित्त अनिल हरु, और वृक्ष भी होता है, ठीक है इतना। अब लास्ट का देखिए, संतानी का भी पूछा गया था। संतानी का नरवात अग्नि तर्पणी बल्यावश्य ऐसे घरच्या मधुरा मधुर विपाका रक्त पित्त प्रसादनी गुरुवी, याद कैसे करोगे? स्त्री का जो किलाट होता है, किलाट मुहूर्त नहीं, पीयूष और मुहूर्त, मैंने किलाट बता दिया क्या? नहीं, पीयूष और मुहूर्त है। स्त्री दुग्ध का मतलब पीयूष और मुहूर्त, स्त्री दुग्ध में कब के कर्म को बोलेंगे? तो प्रथम 3 दिन का ही पीयूष या मुहूर्त कहलाता है स्त्री दुग्ध में, लेकिन जानवरों में प्रथम 7 दिन का दुग्ध पीयूष कहलाता है, उसके बाद का मुहूर्त कहलाता है, मैंने ये बताया। तो संतानिका को पढ़ लो। संतान, संतान जो होती है बड़ा सुख देती है। ऊपर ऊपर लगता है कि दुख दे रही है, बहुत परेशान जो करती है, लेकिन संतान बड़ा सुख देती है अंदर से। तर्पण बल्य देती है, नवृश्य है, स्निग्ध है, बच्चे बड़े सॉफ्ट होते हैं, सभी को बच्चों में रुचि होती है, बड़ा मीठा भी बोलते हैं। पूरा संतान से कोरिलेट करके याद करोगे, पूरा याद हो जाएगा। बात अग्नि, है ना, हर एक बात को मना कर देने, नहीं करूंगी, बात को हर देती है। बात अग्नि तर्पणी बल्यावश्य स्निग्ध मधुरा मधुर विपाका रक्त पित्त को ठीक करने वाली होती है। ये तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब दही तक आदि का जो विकल्प वर्णित क्या है, वो दही तक गोपी श्रेष्ठ है। इसमें जो शेष प्राणियों के तक दही गुरुधम के दुग्ध की वजह से ही जान लेना है। नेक्स्ट क्लास में हम घृत वर्ग से शुरू करेंगे। तो आज हमने 3 वर्ग पढ़ लिए हैं। दही हो गया, सॉरी दुग्ध हुआ, दही हो गया, तक्र हो गया, ठीक है। कल की क्लास में हम घृत पढ़ लेंगे, तेल हो जाएगा। घृत में उतना कुछ नहीं लगना टाइम, 5-10 मिनट लगेंगे। तेल, मधु और इक्षु। कल की क्लास में हमारे 4 वर्ग हो जाएंगे, तो इसके बाद परसों ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, है ना। हाँ, पिलाट पनीर होता है। ओके, सर की क्लास 8:30 बजे से होगी। सर्व प्राणभृताम तस्मात् सात्म्यम किसके लिए आया है? शाखा वातहर किसका दुग्ध होता है? आंसर दो ना दो, आप सुनते रहो, फिर लास्ट में मुझे बताना कितने क्वेश्चंस बने, ठीक है। शाखा वातहर, लेकिन आंसर भी दे दिया तो अच्छा लगता है मुझे देखने में। किसका दुग्ध होता है? मधुर रस, कषाय अनुरस किसका दुग्ध होता है? गुल्म उदर अर्शोग्न क्रमी पुष्ट विषापहम कौन से दुग्ध के लिए आया है? केवल वातज कास में पथ्य कौन सा दुग्ध होता है? दुर्नाम श्वास कासहर, दुर्नाम श्वास कासहर कौन सा दही है? और अर्श को बढ़ाने वाला कौन सा दही है? अर्श को कुपित करने वाला। पक्ति नाशनम कौन सा दही है? पवित्र कौन सा दही है? रसायन कौन सा दुग्ध है? अति अभिषंदी, अत्यभिषंदी कौन सा दही है? दही का निषेध कौन कौन सी ऋतुओं में नहीं करना चाहिए? तक्र का वीर्य क्या होता है? दही का वीर्य क्या होता है? दही गुरु है कि लघु है? तक्र गुरु होता है कि लघु होता है? सुबह का जो दुग्ध होता है उसमें क्या गुण होते हैं? धारुष ने दुग्ध को क्या कर्म दिया है? किस दुग्ध को गर्म नहीं करना चाहिए? कौन सा दुग्ध गंघण कराता है, मतलब उसकी क्या प्रोसेस करते हैं जो गंघण कराता है? मंद जात की दोष शामकता क्या है? मंद जात दही जो होता है कौन से दोष को प्रकोपित करता है? अति अम्ल दही, बहुत ज्यादा खट्टा दही कौन से दोष को प्रकोपित करता है? मधुर किसको करता है और अम्ल किसको करता है? वातग्नि तर्पणी बल्या वृष्या स्निग्धा रुच्या मधुरा किसके लिए आया है? किलाट, पीयूष, मुहूर्त, नवनीत, संतानिका, ठीक है। कितने मैंने क्वेश्चंस पूछे? दिमाग में कुछ क्लिक हो रहा है? हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो पहले हमने क्या पढ़ा था? दूध पढ़ा था। दूध से क्या निकलता है? बनता है दही। दही से क्या बनता है? तक्र। तक्र का बनता है जब घृत निकाल देते हैं ना। तो इसमें दुग्ध जो पढ़ा था वो शीत था, घृत भी जो है वो शीत वीर्य है, दही और तक्र जो होता है वो उष्ण वीर्य होता है ना। अच्छे से पढ़ लीजिएगा इसको, क्योंकि आपको घृत तो याद रहता है कि घृत का प्रयोग हम दाह में करते हैं, इसका मतलब वो शीतल होता होगा, है ना। तो दुग्ध घृत शीतल है, दही और तक्र जो होता है उष्ण वीर्य होता है। और कैसा है? जैसे उसका पेरेंट दुग्ध कैसा था? मधुर था, तो घृत भी वैसे ही है, मधुर होगा, सौम्य होगा और शीत वीर्य है। अल्प अभिष्यंदी, घृत जो है बहुत ज्यादा अभिष्यंदी नहीं होता, कम अभिष्यंदी होता है, अल्प अभिष्यंदी है। क्या करता है घृत? सबसे श्रेष्ठ स्नेह भी बोला है घृत को, संस्कारों का अनुवर्तन करता है ना, इस कारण से इसको श्रेष्ठ बोला है। स्नेहन करता है। वात की जितनी भी व्याधियां हैं सभी में हम घृत प्रयोग कर सकते हैं ना। उदावरत है, उन्माद अपस्मार में यूज किया जाता है, पुराण घृत, पुराण घृत हम पढ़ेंगे आगे जाके उन्माद में, ठीक है। शूल ज्वर अनाह, वात पित्त प्रशमन, और आपको पता है उष्ण वाला दही और तक्र जो है उष्ण वीर्य होता है और दुग्ध घृत है वो शीत वीर्य होता है, ठीक है। अब वात पित्त प्रशमना नाम अग्र में ही हमको जो होता है वात पित्त को नष्ट करता है, अग्नि को दीप्त करने वाला। आप बोलेंगे कि मैडम ये शीत वीर्य है, फिर अग्नि को दीप्त कैसे करता है? तो केवल ये वीर्य से काम नहीं करेगा, ऐसा नहीं कि जो शीत वीर्य होते हैं वो अग्नि को दीप्त ना करे। घृत कितना अच्छा एग्जांपल है अग्नि को दीप्त करने वाला। वही अग्नि में घी डालना तो अग्नि को बढ़ा देता है ना, तो ये घी अग्नि को दीप्त करता है। इसमें ऐसे बहुत से गुण होते हैं जो अग्नि को दीप्त करने वाले होते हैं। और स्मृति मति मेधा कांति बोलते हैं, जो घी खाते हैं उसकी स्मृति बड़ी अच्छी रहती है, मेधा कांति लावण्य आदि के लिए अच्छा होता है, ठीक है। अलग अलग घृत के बारे में पढ़ेंगे, तो मैंने आपको पहले ही बताया है। दुग्ध हमने सभी के अलग अलग अच्छे से याद कर लिए हैं, दही याद कर लिया है, तो घृत आपको अलग अलग उतना अच्छे से याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि पिछला ही कोरिलेट करके यहाँ पर याद करना है और ज्यादातर याद ही नहीं करना है, ठीक है। तो विपाक में मधुर होता है, तो गाय का दूध हो, घी हो, दही हो, सब कुछ मधुर है। शीत होता है घृत, तक तो वही उष्ण ही रहेगा ना। घृत जो होता है शीत होता है, वात पित्त विष को नष्ट करने वाला होता है ना। और सर्पी गोत्रम, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसका घृत सबसे ज्यादा श्रेष्ठ होता है, तो गाय का घृत, और दुग्ध में भी पूछे तो गाय का ही दुग्ध। अजा में
बोले थे जब अजा आएगा और काश श्वास क्षय ना आए, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। तो काश श्वास क्षय में अजा दुग्ध भी प्रयोग किया जाता है, घृत भी प्रयोग किया जाता है, दही भी प्रयोग किया जाता है, और सभी कुछ जो होता है लघु ही होता है। चाहे दूध हो, दही हो, घृत हो, सब कुछ अजा का लघु है। इस कारण से संग्राही भी होता है। ठीक है? माहिष्य में हमने क्या पढ़ा था? बहुत ज्यादा कफ को बढ़ाने वाला होता है ना? ये कफापहम का मतलब कफा कफ वर्धक है देखिए ना, इसको पढ़ के लग रहा है कफावहम होगा ये, कफ को बढ़ाने वाला। ठीक है? क्योंकि मधुर होता है, गुरु होता है, तो कफ को बढ़ाने वाला होता है, कफ वर्धक है, कफ को नष्ट नहीं करता, वात पित्त को नष्ट करता है। तो यहाँ पे ज्यादा क्वेश्चन निकल ही नहीं रहे। एक क्वेश्चन तो निकलेगा सभी से उत्तम होता है, दूसरा का स्वास्थ्य क्षय का निकलेगा, यहाँ से कोई स्पेशल क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है? ऊंट वाले में जो बनेगा, दूध में वही पढ़ा, दही में वही पढ़ा, घृत में वही पढ़ने जा रहे हैं। ऊंट के ऊपर नमक की बोरियां लेके गए थे ना रेगिस्तान में, तो क्या हुआ था? पैर में स्वेलिंग आ गई थी, उसमें कृमि लग गए थे, है ना? तो शोफ कृमि और उसको विषैले कृमि थे, और उसके उधर गांठें पड़ गई थी, गुण हो गया था, उधर में प्रॉब्लम हो गई थी, अर्श हो गया था। पूरा समझ में आ रहा है ना? तो उष्ट में यही है। भेड़ी मतलब आवी, आवी मतलब मेष। हमेशा सब चीज खराब पढ़ा हमने अभी तक आवी के लिए, केवल वातज काश में पक्ष होता है आवी का दुग्ध। यहाँ पर भी एक चीज अच्छी करेगा, पाके लगभग विपाकम सर्पी जब पित्त प्रकोपणम, ये पित्त को प्रकोप नहीं करता, ये गलत लिखा है, पित्त को प्रकोपित करता है। सारी चीजें इसकी गलत है, मतलब खराब है। तो क्या करता है ये? पित्त को प्रकोपित करता है, और ये काम अच्छा करके जाता है। योनि दोष शोष कंप में हितकारी है। फिर आपको कंफ्यूजन ना हो जाए कि शोष में कहीं अजा वाला ना लगा दें, तो वहां पे काश श्वास के साथ क्षय दिया है, काश श्वास के साथ क्षय है, यहाँ पे योनि दोष के साथ कंप दिया हुआ है ना, थोड़ा सा स्पेशली करके याद करना है। एक शब्द में कोई यहाँ से इंपॉर्टेंट नहीं बनेगा। लघुष्ण वीर्य है, दीपन बद्ध मूत्र होता है इतना बस याद कर लो, कॉन्स्टिपेशन कराने वाला होता है। अगर दूध वाला याद, दही वाला याद है तो आराम से याद हो जाएगा। स्त्री रद्द के लिए, सॉरी घृत के लिए अमृत के समान उपमा दी है। क्या अच्छा नाचा ही दिया है, हमने उल्टा पढ़ लिया था। हाँ हाँ बिल्कुल, नाचा पित्त प्रकोपम, पित्त का प्रकोप सर्पी, ओके है ना? तो ये अच्छा हो गया भाई, अभी तक हमने यही पढ़ा है ना, इसको करेक्ट कर लो, संधि विच्छेद करके पढ़ोगे तो सर्पी नाचा पित्त प्रकोपम, पित्त को प्रकोपित नहीं करता है, बिल्कुल सही है ना? ठीक है। करेणु मतलब क्या होता है? हाथी। तिक्तम अग्निकरम, अग्नि को बढ़ाने वाला होता है। और पक्ति नाशन हमने क्या पढ़ा था? जस्ट उल्टा पढ़ा था। जैसे पक्ति नाशनम जो था हस्तनी का दही था, तो बताया था मैंने थोड़ी सी अग्नि जल रही है, उसके ऊपर हाथी बैठ जाएगा, अग्नि नष्ट हो जाएगा। लेकिन घृत जो होता है अग्नि को बढ़ाने वाला, अग्निकरम। ठीक है, बाकी का कोई इंपॉर्टेंट यहाँ पे नहीं है। क्षीर घटा कच्चे दूध से निकालो, मक्खन से बनाया और घी ग्राही होता है। अब यहाँ से ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, तो देख लो। क्षीर घटा कच्चे दूध से हमने क्या निकाला? मक्खन निकाल लिया है ना? वो जो घी बनाया हुआ है वो ग्राही होता है, रक्त पित्त भ्रम मूर्छा को शांत करता है, नित्य रोगों के लिए हितकारी है। सर्पी मंडस्तु के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। सर्पी मंडस्तु मतलब होता है सर्पी के ऊपर का जो जमा हुआ स्वच्छ भाग है, सर्पी मंडल इसको हम बोलते हैं। घी के ऊपर जमा हुआ स्वच्छ भाग रस में कैसा होता है? मधुर होता है। और कैसा होता है? थोड़ा सा सर होता है, पतला होता है ना, तो क्या करेगा ये? थोड़ा सा लघु जैसा होगा, तो क्या करेगा? योनि श्रोत अक्षी आदि के लिए हितकारी है। योनि कर्ण नेत्र सिर के शूल को नष्ट करने वाला होता है, वस्ती नस नेत्र पूर्ण में हितकारी होता है। अब पुराण घृत प्रपुराण घृत टर्म किसको दी है? स्पेशली चरक जी का पहले सुन लो, चरक चिकित्सा में मैं पढ़ाऊंगी आपको। पुराण घृत जो होता है आचार्य चरक ने बोला है 10 वर्ष तक का पुराण कहलाता है। प्रपुराण क्या होता है? प्रपुराण होता है 10 के बाद का। अपर रेंज नहीं बताइए, इतना ही बताया, पुराण 10 का, उसके बाद का प्रपुराण कहलाता है, चरक जी ने बताया। अब इनका देखते हैं पुराण घृत कैसा होता है, तो यहाँ पर उसकी रेंज भी बता दी है, अभी आगे पढ़ेंगे। पुराण क्रम कटु विपाक पूछा गया है, क्या विपाक होता है? पुराण प्रपुराण के जो क्वेश्चन है ना वो चरक संहिता से पूछे जाते हैं, और वहीं से क्वेश्चन बनता है कौन सा कटु तिक्त होता है ना, लाक्षा के समान क्या होता है, तीव्र उग्र गंधी क्या होता है। हाँ विमर्श में दिया हुआ है। त्रिदोषापहम मूषा मद उन्माद कहाँ कहाँ देते हैं? कटु विपाक होता है, मद उन्माद में दिया जाता है, अपस्मार में दिया जाता है, योनि सूत्र अक्षी शिराशूल आदि में इसका प्रयोग किया जाता है। आपको तो दो ही चीजें याद रखना है, उन्माद अपस्मार, बस याद कर लो, ठीक है? अब यहाँ से हिंदी से बस पढ़ लेंगे, बाकी जब मैं चरक संहिता पढ़ाऊंगी आपको, उन्माद चिकित्सा पढ़ाऊंगी, वहां पे भाव प्रकाश दलहन चक्रपाणी सब कुछ का लिखवाऊंगी, सुश्रुत का भी वहां पे लिखवाऊंगी एक बार। अभी केवल सुश्रुत का हम पढ़ेंगे, ठीक है? तो पुराण घृत जो होता है तिमिर श्वास पीना ज्वर काश मूर्छा कुष्ठ उन्माद ग्रह पीड़ा अपस्मार को नष्ट करता है। 11 वर्ष से लेके 100 वर्ष का पुराना कुंभ सर्पी कहलाता है। इसका मतलब ये हो गया कि इन्होंने भी पुराण घृत क्या बोला है? 10 वर्ष का बोला है, दलहन का रेफरेंस है ना? सुश्रुत जी ने, मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनना, आचार्य सुश्रुत ने पुराण घृत के लिए ऐसा कोई टर्म नहीं दिया है कि कितने वर्ष तक का होता है। ये श्लोक पढ़ के हमको समझ आता है, ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक का ये दलहन का लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि पहले हमने पुराण पढ़ा, उसके बाद एकादश सतस्य मतलब 11 वर्ष से लेके 100 वर्ष तक का पुराण घृत कुंभ सर्पी कहलाता है। इसका मतलब ये हुआ कि पुराना जो है 10 वर्ष तक का कहलाएगा। तो सुश्रुत ने ऐसा टर्म नहीं दिया है, ये टर्म दिया है दलहन ने, ठीक है? तो आचार्य दलहन हो गए, आचार्य चरक हो गए, सभी का मैं लिखवाई देती हूँ ना, और आचार्य योग रत्नाकर, इन्होंने 10 वर्ष तक का क्या बोला है? पुराण घृत बोला है, ठीक है? फिर हम आते हैं कुंभ घृत। कुंभ सर्पी का टर्म क्या है? तो कुंभ घृत जो होता है 11 से लेके 100 वर्ष पुराना, ये जो टर्म है सुश्रुत का भी है, दलहन का भी है ना। एकादश सतस्य 11 वर्ष से लेके 100 वर्ष तक का कुंभ सर्पी, ऐसा सुश्रुत बोले हैं। लेकिन एकादश सतस्य का मतलब जो होता है, दलहन ने इसको अलग टाइप से बोला है। एकादश सतस्य मतलब होता है 111, एकादश शत मतलब 100 और 11, 111 वर्ष पुराना। जबकि सुश्रुत ने इसका क्या लिया है? एकादश मतलब 11 से 100 वर्ष पुराना। ये मेरी बात आपको समझ आई है क्या? याद करते चलो ना, चरक जी ने, दलहन ने, योग रत्नाकर ने, क्योंकि संहिता से पढ़ने आपको समझ में आना चाहिए कि पुराण के लिए सुश्रुत ने कोई टर्म ही नहीं लिखा, तो ऐसे ही याद हो गया। मतलब 10 वर्ष का दलहन का है, चरक का योग रत्नाकर का हो गया, है ना? और एकादश सतस्य मतलब जो होता है सुश्रुत का 11 से लेके 100 वर्ष का सुश्रुत ने कुंभ सर्पी बोला है, और दलहन ने इसको 11 से 100 ना बोल के 11 से 100 ना बोल के दलहन ने इसको 111 वर्ष बोला। इस पर कमेंट्री की है दलहन जी ने, है ना? 111 वर्ष पूर्व। समझ आ गया? नहीं समझ आया? किसी भी चीज को बहुत ज्यादा क्लिष्ट करके मत पढ़ो, उसको जैसा समझाया जा रहा है बस वैसा पढ़ो। मैंने क्या बताया? 10 वर्ष पुराना पुराण किसने बोला है? दलहन चरक योग रत्नाकर। दूसरा क्या पढ़ा? कुंभ सर्पी। क्या होता है कुंभ सर्पी? एकादश सतस्य। सुश्रुत ने एकादश सतस्य का मतलब क्या लिया है? 11 वर्ष से लेके 100 वर्ष तक का, 11 से लेके 100 वर्ष तक का, और दलहन ने उसको 11 से 100 ना बोल के 111 वर्ष बोल दिया है।
ठीक है, अब समझ आ गया? ठीक। उसके बाद महाघृत, महाघृत क्या होता है? इसके बाद का, उसके लिए कोई टर्म नहीं दी। क्या बोला है? उसके बाद मतलब 100 वर्ष के बाद का, 100 वर्ष के बाद का महासर्पी कहलाता है। अब तो क्लियर हो गया? सभी को समझ आ गया? अब एक और चीज लिख लो, 10 वर्ष का दलहन चरक योग रत्नाकर ने क्या बोला था? पुराण बोला था। भाव प्रकाश का पुराण क्या है? ये पुराण था। अब भाव प्रकाश ने जो बोला है, 1 वर्ष तक का जो होता है पुराण कहलाता है। तो प्रकाश जो होता है पूरे वर्ष रहता है, 1 वर्ष तक प्रकाशित प्रकाश रहता है। तो भाव प्रकाश का 1 वर्ष हो गया। इतना क्लियर हो गया? ठीक है, अब एक और चीज लिखा देती हूँ। एक और चीज थोड़ा सा अलग है, ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होती है चीजें जब बहुत सारे रेफरेंसेस होते हैं। कुंभ सर्पी के बारे में हमने अभी 2 ही टर्म पढ़ा था। क्या 2 टर्म पढ़ा था? एक 11 से लेके 100 सुश्रुत का था, 111 दलहन का था। अब चक्रपाणी का और सुन लो। चक्रपाणी ने 10 वर्ष पुराना जो बताया है वो कुंभघ्रत बताया है। क्या? 10 वर्ष पुराना कुंभघ्रत बताया है चक्रपाणी ने। ठीक है, समझ आ गया? अब बाकी योग रत्नाकर ने एक और टर्म दिया है, मत याद करो, पर्याप्त है इतना ही बस याद कर लो। ठीक है, क्लियर हो गया? तो यहाँ पर एक बार देख लो, पुराण घट के विषय में वर्षारूढ़म पुराणम, 1 वर्ष के भाव प्रकाश में सर्पी पुराणम विज्ञेयम 10 वर्ष स्थितम, योग रत्नाकर ने क्या बोला है? 10 वर्ष वाला योग रत्नाकर ने बोला है। ठीक है, पुराणम 10 वर्ष या पुराणतम अन्यत्र बोला है। कुंभघट के लिए कौमधम 10 शब्दिकम, ये कुंभघट 10 वर्ष पुराना होता है। चक्रपाणी का रेफरेंस है, चरके चक्रपाणी, चक्रपाणी का रेफरेंस यहाँ पे दिया है। चक्रपाणी ने 10 वर्ष पुराना जो है, आज की क्लास इसमें ही आधा घंटा चला गया। चरक जी ने कुंभघट के लिए कुंभघट बताया नहीं, पुराण प्रपुराण और उसके बाद का उसको टर्म भी नहीं दिया है ना, केवल 2 ही टाइप के बताए हैं। और उसके बाद का जो होता है किसके लिए हितकारी पढ़ेंगे आगे जाके। फिर यहाँ पे योग रत्नाकर ने बोल दिया 7 वर्ष स्थित 100 वर्ष वाला, देख लो यहाँ पे योग रत्नाकर का। और कुंभ के लिए उन्होंने एक टर्म दे दिया 100 वर्ष पुराना जो होता है कुंभ। सुश्रुत का कुंभ कितना था? 11 से लेके 100 वर्ष पुराना। अब मैंने लिखा दिया है, उसको अच्छे से रट लीजिएगा तभी याद होगा। और हारित ने क्या बोला है? हारित ने बोला है यथा यथम जन्म याति गुरुवत तथा तथा, जैसे जैसे घट पुराना होता जाता है उतना अच्छा होता जाता है। ये किसका है? हारित का है। ठीक है, घट वर्ग कंप्लीट होता है, अगला शुरू करते हैं तेल वर्ग। तेल कैसा होता है? वीर्य क्या होता है? तेल का उष्ण होता है, आग्नेय होता है, मधुर मधुर होता है। तेल मीठा तेल याद कर लो, मीठा तेल मधुर मधुर, मधुर रस मधुर विपाक वाला होता है। तो पीड़न ग्रहण आदि काम ये करता है। और कहाँ यूज करते हैं? बलकरम, योनि शिराकर्ण शूलम प्रश्मनम गर्भाशय शोधनश्च, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मैंने आपको चरक संहिता सूत्र स्थान का 30 नंबर का चैप्टर पढ़ाया था, वहां पे हमने ये चीज कहाँ पढ़ा था? योनि शोधन, शिराकर्ण शूल प्रश्मन, कर्णशूल शिरोरुचि में क्या पढ़ा था? चरक संहिता में कर्णशूल और शिराशूल के लिए हमने क्या पढ़ा था? वसा पढ़ा था। कर्णशूल शिरारुजा के लिए वसा पढ़ा था। और योनि में तेल का पिचू पढ़ा था, योनि में तेल का पिचू। तो योनि विशोधन के लिए तो वहां पर भी तेल यूज कर रहे थे, यहाँ पर भी तेल यूज कर रहे हैं। वहां पे हमने चरक में शिराशूल कर्णशूल के लिए वसा पढ़ा था, यहाँ पे हम तेल पढ़ रहे हैं। तो प्रायोरिटी किसको लगाओगे? हिंदी में पूछेगा तो चरक को लगाओगे, क्योंकि वहां पे शिराशूल कर्णशूल शिरोरुचि करके आएगा तो पर्टिकुलर रहेगा। ऐसा पूछेगा योनि शिरा कर्णशूल प्रश्नम, तो यही आंसर लगेगा। संस्कृत की चीजें अलग हो जाती है। तेल में सबसे पहला तेल पढ़ते हैं, एरंड तेल से काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं। हाँ, सबसे श्रेष्ठ तेल वही होता है, तिल तेल जो होता है, मतलब अनुक्त होता है। परिचय अभ्यंग, हाँ, परिचय अभ्यंग अवगाहन आदि के लिए तिल तेलम प्रशस्त तेल, जो तिल का तेल होता है वो सर्वश्रेष्ठ तेल होता है ना, तिल का तेल। 1 मिनट, हाँ, तिल का तेल सर्वश्रेष्ठ होता है, इतना बस यहाँ पे याद कर लो। अगला है एरंड तेल, कहाँ यूज करते हैं, कैसा होता है, अच्छे से याद करिएगा क्योंकि विरेचन के पर्पस से यहाँ से क्वेश्चन पंचकर्मा से पूछा जा सकता है। कैसा होता है एरंड? मधुर होता है, उष्ण तो होता है, अभी तो ये विरेचन करा रहा है ना, उष्ण है। तीक्ष्ण दीपन कटु कषाय अंगस, मधुर रस कषाय अंगस होता है। सबसे पहला और सबसे आखिरी याद कर लो, मधुर रस लास्ट वाला कषाय अंगस होता है। और क्या करता है? तीक्ष्ण है, दीपन का काम करता है, कटु शुद्ध विशोधन का काम करेगी। एरंड तेल क्या कराता है? विरेचन कराता है। कहाँ पर यूज करते हैं? योनि शुक्र विशोधन, मेधा कांति स्मृति वात कफहर, बहुत इंपॉर्टेंट है सारी चीजें। योनि शुक्र विशोधन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और बात कफ हर होता है, अधोभाग से दोषों को हराता है, वमन नहीं कराता, ये विरेचन के काम में आता है ना, योनि शुक्र विशोधन। क्योंकि योनि और शुक्र के रोग जो है अधोमार्ग की व्याधियों में आते हैं, तो उसके लिए हम एरंड तेल का प्रयोग करते हैं। अगले तेल पर आते हैं, सारे तेलों के बारे में नहीं पढ़ना है, स्पेशली थोड़ा थोड़ा करके याद करेंगे हम। पहला है अलसी का तेल। अलसी का तेल कैसा होता है? क्षौमम, क्षौम जो होता है क्या होता है? अलसी। अलसी का जो तेल है कहाँ यूज करते हैं? वातग्र मधुर तेषु तैलम बलापहम कटु पाकम चक्षुष्यम स्निग्ध उष्णम गुरु पित्तलम। केवल इतना याद करो कि जो अलसी का तेल है वो पित्त को बढ़ाने वाला है, बाकी 2 गुणों को, 2 दोषों को नष्ट करने वाला होगा। ठीक है, एक एक चीज बस याद करना, या तो प्रकोपक याद कर लो या शामक याद कर लो। तो अलसी का तेल अच्छा नहीं होता, पित्त को बढ़ाने वाला होता है, बड़ा गर्म होता है, उष्ण होता है। ठीक है, फिर सरसों तेल देखते हैं। सरसों तेल, मरीच आदि तेल में सरसों का तेल डला होता है। आपने घर में भी अप्लाई किया हो, जब आपको कहीं शीत पित्त होता है तो सरसों का तेल लगा लेते हो। शीत पित्त में बहुत ज्यादा खुजली होती है, सरसों का तेल एडवाइस किया जाता है। तो कंडू के लिए बड़ा अच्छा है। कंडू इस प्रकार किसके डिसऑर्डर को, सभी को कुष्ठ तो बोलते हैं आयुर्वेद में, तो क्या करता है? कंडू और कुष्ठ को नष्ट करने वाला होता है सरसों का तेल, कृमियों को भी नष्ट करता है। तो अलसी का क्या होता है? पित्त को बढ़ाने वाला, सरसों का तेल कंडू को नष्ट करने वाला होता है। और क्या करेगा? कफ मेदो अनिलहरम, कफ और मेद अनिल को नष्ट करने वाला होता है। फिर अगला तेल आता है, हिंगोट का तेल, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। लास्ट का देखते हैं, कुसुम तेल। कुसुम तेल बड़ा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कुसुम तेल जो होता है सभी दोषों को बढ़ाने वाला। तो 3 चीजें हमने यहाँ पर याद कर ली। अक्सी पित्त को बढ़ाता है, सरसों कंडू को नष्ट करता है, कुसुम तेल जो है सभी दोषों को बढ़ाने वाला होता है। बस ठीक है, अगले तेल पर आ जाइए, 122 नंबर का है भल्लातक और तुगलक के साथ। आप बारे में जानते ही होंगे, क्या पढ़ा था हमने भल्लातक और तुगलक के बारे में, कि सभी तेलों के बारे में जनरली हमको अनुपान के रूप में उष्ण जल का प्रयोग करना चाहिए। लेकिन भल्लातक और तुगलक तेल ऐसे होते हैं जिनके बाद हमको शीतल जल का प्रयोग करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि बड़े उष्ण तीक्ष्ण होते हैं, है ना, और ये क्या विस्तर फॉर्म करते हैं, इसलिए इनको पीने के बाद भल्लातक तुगलक तेल उष्ण है, मधुर कषाय वात कफ कुष्ठ मेद कृमि को नष्ट करने वाले होते हैं, उद अधा भाग के दोषों को नष्ट करने वाले होते हैं। इनका अनुपान जो है शीतल जल होता है। इतना बस पूछा जाता है यहाँ से ना, ये भी नहीं पूछा जाता, केवल अनुपान के रूप में क्वेश्चन बनता है, जो कि यहाँ दिया ही नहीं है। 125 पर आ जाइए, यवतिकता तेल सभी दोष को शमन करने वाला, सर्व दोष प्रशमनम। यवतिकता तेल, एक ही पॉइंट याद रखना, और रसायन होता है। तो सभी दोषों को शमन करेगा तो रसायन तो हो गई होगा। ये हमारा तेल वर्ग कंप्लीट होता है। आगे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं तेल वर्ग के बारे में ही।
गो अश्व ऊँट आदि ग्राम माहिष आदि आनुक मत्स्य आदि औदक प्राणियों की वसा मेद मज्जा भारी उष्ण प्रकृति रस में मधुर वात नाशक है। जंगल में घूमने वाले प्राणी, एक खुर वाले हिंसक प्राणियों की वसा मेद मज्जा लघु शीतल होती है। देखो जो आनुक आनुक औदक वाले हैं उनकी सबकी वसा हैवी होगी, जो जंगल वाले हैं उनकी सबकी हल्की होगी। ठीक है, कपोत पारावत प्रतुल लावत इतर विषकर प्राणियों की वसा मेद मज्जा कफनाशक है। ऐसा कुछ ना याद करो, आप तो देखो घृत तेल वसा मज्जा पढ़ते हैं ना, तो मां से एक मेद ले आना बीच में। घृत तेल वसा मेदो मज्जा, बीच में हमने मेद ले आया। ये यथोत्तर अधिक भारी एवं वात नाशनाथ उत्तरोत्तर श्रेष्ठ होते हैं। ये यथोत्तर अधिक भारी, यथोत्तर का मतलब क्या होता है, और उत्तरोत्तर और वात नाशक उत्तरोत्तर श्रेष्ठ है। वात नाशक उत्तरोत्तर का श्रेष्ठ मतलब होता है ये कम वात को नष्ट करेगा, सबसे ज्यादा अच्छा नष्ट कौन करेगा, ये करेगा। केवल यहाँ की बात कर रहे हैं, शिरो विरेचन वाले में जो हमने तेल पढ़ा था, व्रत वसा मज्जा पढ़ा था चरक विमान स्थान की 8वें चैप्टर में, वो अलग चीज था। यहाँ पर ये अलग चीज पढ़ रहे हैं, समझ आ रहा है। व्रत तेल वसा मज्जा स्नेह चतुर्था, यहाँ मेद की ओर बढ़कर 5 स्नेह कर दिए हैं। तेल को, वसा को, मेद को, मज्जा को कहते हैं स्थूल। अब ये नहीं पढ़ना है हमको। तो व्रत तेल वसा मज्जा यहाँ बढ़ते रहेंगे, सबसे अच्छे वात शामक होते हैं, और यहाँ पे बढ़ते रहेंगे तो अधिक भारी होते हैं। यथोत्तर मतलब पूर्वोत्तर होगा ना, नहीं पूरा यही है, हैवी भी होते जाते हैं और क्या होते हैं, ये वात शामक भी होते जाते हैं। इसमें ये लिखा है व्रत तेल वसा मज्जा यथोत्तरम गुरु विपाका और वात हर्ष। यथोत्तर या पूर्वोत्तर एक ही चीज होती है, नहीं सॉरी, यथोत्तर और उत्तरोत्तर एक ही चीज होती है, पूर्वोत्तर अलग होती है। पूर्वोत्तर में ऐसा हो जाएगा फिर। ठीक है, मेरी बात समझ में आई? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? भाई फिर से पूछ लो। क्लियर हो गया सभी को? वात शामक है और भारी भी होते जाते हैं, क्योंकि घृत ना भारी नहीं होता, सबसे ज्यादा भारी कौन होगा, मज्जा भारी होता है। ठीक है, अगला वर्ग शुरू करते हैं, मधु वर्ग। क्लियर ना? ठीक है, मधु वर्ग में मधु कैसा होता है, हल्का होता है कि भारी होता है? अभी तो हम सुश्रुत के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, तो उसी पर ध्यान देंगे। जब चरक पढ़ेंगे तब उस पर ध्यान देंगे, नहीं से बीच में मेद फिट कर दिए तो बेस्ट मज्जा होगा। हाँ, ये वाला सिंबल लगाएंगे हम, ऐसा वाला। तो मधुर, मधुर और कषाय अंगस। मधु तो मधुर तो हो गई ना, मधु जो है मीठा तो होगा, तो मधुर रहता है। अंगस क्या है, कषाय है, रुक्ष रहता है। देखो यहाँ पर इसके बहुत सारे गुण हैं जो कफ को शमन करते हैं। आप बोलोगे मधुर होता है, तो मधुर होता है तो कफ को शमन कैसे करेगा? ये अपने मधुर रस के कारण कफ को शमन नहीं कर रहा, ये लघु होने के कारण कफ को शमन करेगा। आगे जाके हम पढ़ेंगे। नहीं, घृत कहाँ गुरु होता है? यहाँ पे भी लिखा है कि फैट जो बसा होती है ना, उससे ज्यादा हैवी होती है। मज्जा और ज्यादा हैवी होती है, ऐसे पढ़ा हुआ है ना, ऐसे ही तो पढ़ा है। कुछ कंफ्यूजन है क्या? फिर एक बार देख लेंगे, है ना? देख क्या लेंगे, आपको देखना पड़ेगा, है ना? एक बार देख लेना, अगर कंफ्यूजन है तो भाई एक बार देख लो, उससे सेटिस्फाई हो जाएंगे, है ना? देखकर बताइएगा। पिंकी भारद्वाज, है ना? देख के बताना है आपको कल। एक बार दलहन की टीका में देख लेना, या फिर चरक उठा के ही देख लेना, है ना? वो ज्यादा सही रहेगा। ठीक, रुक्ष हो गया तो किस कारण से कफ का शमन कर रहा है? लघु होने के कारण कफ का शमन कर रहा है। शीतम अग्नि दीपनम, देखो ठंडा भी होता है। कफ को बढ़ाने वाले कौन कौन से गुण मिल रहे हैं? मधु है, रुक्ष है, सॉरी शीत है, ये जो है कफ को बढ़ाने वाले, लेकिन इसके आधार पर थोड़ी ना काम कर रहा है। मधु तो काम कर रहा है लघु होने के कारण, ये लघु होता है, इस कारण से कफ का शमन करता है। वैसे कषाय भी तो है, रुक्ष भी तो है, इन कारण से भी क्या करता है, कतर कतर करके हमने याद किया था। ठीक है, लेखन लेखन से नहीं, लघु होने के कारण करता है, लिखा है ना नीचे। देखो हिंदी से बढ़ा देती हूँ अब। क्या लिखा है, वह शहद लघु होने से कफ को नष्ट करता है। लघु होने से तत्तु लघुत्वात् कफगनम पैचिल्यात् माधुर्यात् कष्टाभावात् वात पित्तगनम, इस प्रकार से तीनों दोषों को शमन करता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, आचार्य सुश्रुत ने मधु को क्या बोला है, त्रिदोष शब्द बोला है, तीनों दोषों को शमन करने वाला। किन कारण से लघु होने के कारण कफ को शमन करता है? पिच्छिल, माधुर्य और कषाय होने से किसको, पितृवात को। तो तीन गुण याद कर लेना, मधुर, कषाय और पिच्छिल। सबसे ऊपर वाला रस याद कर लो मधुर, उसका जो अंगस है कषाय, तो मधुर कषाय तो है ना, साथ में पिच्छिलता याद कर लेंगे तो वात पित्त को नष्ट करने वाला होता है। लेकिन सुश्रुत का, चरक का मधु तीनों दोषों को शमन नहीं करता, वो चरक संहिता मैंने पढ़ाया है, अब यहाँ पर आप लिख लीजिएगा। ठीक है, अब मधु के कितने प्रकार होते हैं? तो आचार्य चरक ने मधु के 4 बोले हैं। 4 का डबल क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो सुश्रुत ने 8 बोल दिया है। हारिस के अनुसार कितने होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? भ्रामक, सारक और एक शौद्र। भ्रामक, सारक और शौद्र होते हैं। चरक के अनुसार 4 कौन कौन से होते हैं? पौत्तिक, भ्रामर, शौद्र, माक्षिक। पौत्तिक, भ्रामर, शौद्र, माक्षिक, यहाँ तक के चरक की भी है। बात समझ आई? क्लियर हो गया ना सभी को? पौत्तिक, भ्रामर, शौद्र, माक्षिक, चरक के भी कॉमन है सुश्रुत के। इनके और एक्स्ट्रा कौन से हैं? छात्र, आर्य, औद्यालक, दाल, इत्यादि मधु जाति। तो 8 प्रकार की मधु जाति बताइए। अब एग्जाम में एक एक से क्वेश्चन बनने वाला है। चरक ने मधु की 4 जातियां बताई हैं, कौन कौन सी होती है। ठीक है, अब हम पर्टिकुलर एक एक को देखेंगे, हिंदी से पढ़ेंगे, हमारा काम चल जाएगा। पहले पौत्तिक मधु जो होती है, सविस मक्खियों से विषैले पुष्पों के रस से बनने के कारण, जिससे रुक्ष उष्ण होता है एवं वायु रक्त पित्त को बढ़ाता है, मेदो ग्रंथि आदि का छेदन करता है। यह मधु विदार तथा मदजनक होता है। केवल इतना याद रखना है, पौत्तिक मधु जो होता है कौन सी मक्खियों से बनता है? विषैली मक्खियों से बनता है। एक ही पॉइंट आपको याद रखना है। हारिस का 3 है, भ्रामक, सारक और शौद्र। भ्रामक, सारक, शौद्र। सविस मक्खियों से बनता है। पित्तज मधु विषैले पुष्पों से बनता है। जब पौत्तिक ही बोला है, इसमें सारे पित्त के ही गुण रहेंगे ना। कैसा रहेगा? उष्ण रहता है ना, वायु रक्त पित्त को बढ़ाने वाला रहता है। तो पौत्तिक में पित्त वाले लक्षण मिलेंगे। दूसरा मधु आता है भ्रामर। भ्रामर मधु कैसा होता है? गुरु होता है। अधिक मधुर होने से गुरु होता है, भारी होता है। देखो आपने एक स्टोरी सुनी होगी, एक भौरा रहता है, मतलब एक गुरु रहते हैं, कर्ण की है, कर्ण की, महारथी कर्ण की स्टोरी है कि उनके गुरु को भौरा काटता रहता है, लेकिन गुरु को नहीं काटता, मतलब गुरु को काटने के लिए आता है, लेकिन वो अपने हाथ में पकड़ लेते तो उन्हीं को भौरा काट देता है। तो गुरु को बचाया था भौरे से, ऐसे भी याद हो जाएगा ना। भ्रामर से बचाया था किसको? किसने बचाया था? कर्ण ने गुरु को बचाया था। तो गुरु मतलब भारी, है ना? सबसे ज्यादा भारी कौन सा होता है? भ्रामर। या फिर भ्रामर की जो आवाज होती है बड़ी हैवी होती है, सुन नहीं पाओ। शौद्र मधु विशेषकर शीतल लघु, नाम ही छोटा है शौद्र मधु, तो कैसी होगी? लघु होती है। छोटा है, लघु है, तो लेखन का काम करेगी। माक्षिक मधु जो होती है सर्वश्रेष्ठ मधु है।
चाहे आचार्य चरक हो, चाहे सुश्रुत हो, सभी ने माक्षिक को श्रेष्ठ बताया है। क्वेश्चन क्या बनेगा? पहला क्वेश्चन पौत्तिक मधु से बनेगा, विषैली मक्खी बनाती है, रक्त पित्त को बढ़ाता है। दूसरा बनेगा भ्रामर मधु कैसा होता है? गुरु होता है। तीसरा क्वेश्चन बनेगा छौद्र मधु कैसा होता है? लघु होता है। चौथा बनेगा माक्षिक जो होती है वो श्रेष्ठ होती है। नाम ही माक्षिक में पड़ गया, ठीक है? माक्षिक माँ, माँ श्रेष्ठ होती है, चरक नहीं बोला, सुश्रुत नहीं बोला है। अभी क्या करता है? श्वास का आदि रोगन प्रशस्त है। देखो माक्षिक मतलब माँ पढ़ा हमने, माँ श्रेष्ठ है, क्योंकि बच्चों को जब सर्दी जुकाम होता है तो माँ ही ध्यान रखती है ना, माँ बहुत ध्यान रखती है। जब सर्दी खांसी बच्चों को होती है, माँ ध्यान रखती है। अब अगला देखते हैं छात्र मधु। विपाक मधुर, पचने में भारी है, उतना ना याद करो, अब बीमारियां पूछेंगे आपसे। रक्त पित्त श्वेत कुष्ठ प्रमेह क्रमी इनको नष्ट करता है एवं अन्य की अपेक्षा गुणों में श्रेष्ठ माना जाता है। उतना श्रेष्ठ तो नहीं है माक्षिक जैसा, लेकिन बाकी से तुलना करें तो ठीक है ना? तो छात्र मतलब बीएमएस के छात्र हैं हम लोग, एमडी करे हैं, कुछ करने वाले हैं, तो क्या करते हैं? बड़ी बड़ी बीमारियों के बारे में पढ़ते हैं। जैसे आयुर्वेद की बड़ी बीमारियां कौन हो गई? प्रमेह हो गया, कुष्ठ हो गया, इनके बारे में पढ़ते हैं, है ना? श्वेत कुष्ठ हो गया, तो कुष्ठ प्रमेह बड़ी बड़ी बीमारियों के बारे में, क्रमी के बारे में पढ़ते हैं छात्र, ठीक है? आद्य से आ से आर्ध्य, आ से हो जाएगा आंख, आर्ध्य आंखों के लिए अच्छी है, बाकी का कुछ नहीं याद करना, ठीक है? औद्यालक, एक प्रकार की औद्यालक धान होती है, वृक्षणियाना, औद्यालक विरूक्षण करने का काम करती है। तो क्या करेगा? विरूक्षण करेगा तो हमारे गले में जो कफ भरा रहेगा उसको निकाल देगा ना, तो अच्छे से बात कर पाएंगे। स्वर हितकारी, कफ निकल जाएगा ना, तो रुचि भी उत्पन्न हो जाएगी, अग्नि की वृद्धि हो जाती है। ये डायरेक्ट अपन थोड़ा सा कोरिलेट करके याद कर रहे हैं। कुष्ठ तथा विषनाशक है। अब यहाँ पर कुष्ठ क्रमे बहुत सारे डिसीज है, यहाँ पर केवल कुष्ठ अकेला, ठीक है? अब आता है दाल। पहली पहली बार दाल बनाई थी घर में, तो लोग खा के ही उल्टी कर दी, इतनी खराब बनी थी। ये कहावत है भाई, हम बहुत अच्छी बनाते हैं ना, ऐसा नहीं है नहीं तो बोले मैडम को दाल बनाना नहीं आता। दाल बनाई थी, बहुत खराब बन गई थी, तो क्या हो गई? पी कर उल्टी कर दी, पी कर उल्टी कर दी दाल को, है ना? पी कर मतलब पित्त को करती है, पित्तकारी है, पित्त को बढ़ाने वाली, उल्टी कर दी मतलब वमन हो गया, और बाकी प्रमेय शामक यहाँ पर है, तो वमन से पकड़ में आ जाएगा यहाँ पे। अच्छा, आप भी अच्छी बनाते हैं, वेरी गुड, है ना? श्वेत कुष्ठ प्रमेय साथ में आएगा तो छात्र हो जाएगा, स्वर के साथ कुष्ठ आएगा उद्यालक हो जाएगा, वमन के साथ प्रमेय आ जाएगा तो दाल हो जाएगा। ये सारी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। दाल में कितना पानी डाल दे, सब सुश्रुत ने लिखा नहीं, वो अपनी श्रद्धा भक्ति के हिसाब से डाला जाता है कि कितनी गाढ़ी पत्ती आपको खाना है, उस हिसाब से डाला जाता है, ठीक है? नवीन मधु के बारे में पूछा जाता है, तो जितना भी चीजें हैं, नया मध्य हो, नया धान्य हो, नई मधु हो, सभी ब्रह्मण कारक होती है। पुरानी पुरानी जो होती है सारी लेखन कारक होती है, कंसेप्ट होता है। तो ब्रह्मणी या मधु नवम नाति श्रेष्ठ हरम सरम। ब्रह्मणी होती है कौन सी? नई नई मधु जो है ब्रह्मणकारी, और अधिक कफ का नाश नहीं करती, तभी तो ये बढ़ाती है ना। क्या बोल रहा है? अधिक कफ का नाश नहीं करती, इसका मतलब ब्रह्मण कारक होती है। और पुराना जो मधु होता है वो मेद स्थौल्यापहम, मोटे लोगों को पतला करता है। देखो क्या बोले? राजमा बहुत बेकार लगता है, मैं ना बनाती हूँ ना खाती हूँ कभी, पता नहीं मैंने कभी बनाया भी नहीं है कैसे बनाते हैं। तो देखो जो भी मोटे लोग हैं मधु पीते हो गर्म पानी में से वो रद्द हो जाता, नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर आप नॉर्मल ऐसे मधु खाते हो उसको आपको देखना पड़ेगा कि जो मधु है पुराना ही खाए, पता है पतला होने के लिए कर रहे हैं और मोटे हो जाए, तो नया वाला मधु नहीं खाएंगे, पुराना वाला खाएंगे, ठीक है? पुराना मत लिखना। दूषित हरम पक्वम आम अम्लम त्रिदोषित, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पक्व मधु जो होता है तीनों दोषों को हरता है, और आम मधु इसका अपोजिट हो जाता है, तीनों दोषों को बढ़ाने वाला। मधु के संदर्भ में यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है? क्या क्या है? नया ग्रहण करता है, पुराना लेखन करता है, और ग्राही होता है मेद कफ को हरने वाला, पका हुआ तीनों दोषों को नष्ट करता है, और आम है वो क्या होता है? कच्चा वाला जो है तीनों दोषों को बढ़ाने वाला होता है, ठीक है? मधु समझ आ गया? मधु, मधु के संदर्भ में और चीजें भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है? मधु की उत्पत्ति में रीजनिंग क्वेश्चन बनेगा, यहाँ से मैं दो तीन चीजें पढ़ा रही हूँ, रीजनिंग बनेगा। अब उसकी पैकिंग से समझ में आता है ना? और गांव से लेके आ रहे हैं तो उसे पूछना भी कितने साल पुराना है, पुराना भी होगा तो नया बता के बेचते हैं, पुराना नहीं बताते कितना पुराना है, पैकिंग पे लिखा रहता है ना? मधु अपनी उत्पत्ति में विष संसर्जन होने से उष्ण अवस्थाओं के साथ विरुद्ध पड़ता है। देखो उसकी उत्पत्ति क्या होती है? विष संसर्जन होने से उष्ण अवस्थाओं के साथ विरुद्ध, तो उसकी उत्पत्ति जो है उष्ण चीजों से होती है ना? भले वो शीत है लेकिन उष्ण चीजों से उत्पत्ति होने के कारण से वो विरुद्ध पड़ जाता है। जैसे अग्नि या सूर्य के ताप से पीड़ित मनुष्य को उष्ण द्रव्यों के साथ उष्ण समय में सेवन कराने से विष की तरह वो मार डालेगा, ठीक है? मधु सुकुमार होने से, शीतल होने से, अनेक प्रकार की औषधियों रस उत्पन्न होने उष्ण द्रव्यों के साथ विरुद्ध पड़ता है। वैसे ही समझ लो मधु जो है उष्ण चीजों के साथ विरुद्ध पड़ता है, अंतरिक्ष जल के साथ भी विरुद्ध पड़ता है। वमन क्रियाओं में उष्ण जलादि द्रव्यों का प्रयुक्त मधु पाक ना होने से शरीर में नहीं ठहरने से विरुद्ध नहीं होता। सबसे बड़ा पंचकर्मा का रीजनिंग क्वेश्चन ये बनता है मधु के संदर्भ में। हमसे क्वेश्चन पूछा था, हमारा एमडी फाइनल ईयर का एग्जाम वाइवा हुआ था, उसमें पूछा था कि मैडम ये बताइए, आपने तो हमेशा ये पढ़ा है कि जो मधु होता है उष्ण चीजों के साथ विरुद्ध होता है, फिर आप वामक जो पात्र पिलाते हैं उसमें आप मधु ऐड करके डालते हैं, क्या वो विरुद्ध नहीं होगा? वस्ती के साथ आप यूज करते हैं, क्या वो विरुद्ध नहीं होगा? इसका ये सिंपल आंसर होता है कि मधु को हमने वामक औषधियों के साथ तो लिया, लेकिन मधु अंदर जाके पचेगा तभी तो अपना प्रभाव छोड़ेगा ना, कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा जब वो पचेगा। जब हमने लिया और तुरंत वोमिटिंग हो गई, पच्यमान अवस्था भी नहीं आ पाई, लिया वोमिट हो गई, तो बिना पचे ही निकल जाता है, तो हानिकारक नहीं होता। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा था हमसे कि फिर वस्ती में आप देते हैं तो वस्ती हम जब बनाते हैं तो क्वाथ गर्म रहता है, उसको हम कैसा कर लेते हैं? नॉर्मल टेंपरेचर पर कर लेते हैं। नॉर्मल टेंपरेचर से जरा सा ज्यादा रहेगा ना क्वाथ तो विरुद्ध नहीं होता। जला मतलब हमारा स्किन पर टच, जैसे स्किन रहती है ना गर्म होता है तो वस्ती देते हैं, उससे ज्यादा गर्म तो वस्ती देते नहीं है। तो आप जब वस्ती बनाते हैं तो उसमें आपको गरम क्वाथ नहीं डालना, या फिर आपने बना के रख दी, बहुत पेशेंट हम लोग तो बहुत सारी बना के रखते थे ना, 2 4 5 10 लीटर बना लेते थे, उसके बाद जहाँ पे काढ़ा बनता था उस बड़े भगोने में, छोटे भगोने में वस्ती द्रव्य करके उसमें रख दे। तो वस्ती द्रव्य को डायरेक्ट गैस पर गर्म नहीं करना चाहिए। अगर वस्ती ठंडी हो गई है, कैसे करना चाहिए आपको? किसी उबलते पानी में रख दो आप, तो उससे वो गर्म हो जाएगी, तो डायरेक्ट वहां पे गर्म नहीं होता, इसलिए मधु मधु उतना विरुद्धकारक नहीं होता। ये क्वेश्चन रीजनिंग में बनता है। मॉर्निंग में नींबू और हनी और पानी पीते हैं, वो बिल्कुल नुकसान करता है, वो विरुद्ध होता है ना? लेकिन जो लोग वो मोटापे को कम करने वाले कुछ क्लब होते हैं, उनको ज्वाइन करे हुए रहते हैं, वो लोग ऐसे ही करते हैं ना। और खाना पीना सब छुड़वा के आपको शेक पिलाते हैं, वो शेक हमारा जो नॉर्मल भोजन होता है उससे ज्यादा हमको एनर्जी नहीं देगा, बजाय वो शेक पीने से वो खाना छुड़वा देते हैं दुबला करने के लिए। खाना नहीं खिलाएंगे ना तो क्या हो जाएंगे? आप दुबले हो जाएंगे। केवल शेक पिलाएंगे तो आपसे आपके अंदर उसमें कमजोरी आ जाती है, चेहरे पे दिखने लगता है। तो खाना नॉर्मल खाते जाएं, ऐसी चीजें अवॉइड करें जो फैट को बढ़ाती है, और साथ में आप एक्सरसाइज करें तो आपको कोई भी क्लब ज्वाइन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना? समझ गए? चलो मधु के अति सेवन से, हाँ, मध्वामम तत्परस्यंदमामम कष्टना विद्यते, मधुजन्य अजीर्ण से बढ़कर कोई भी ऐसा खतरनाक अजीर्ण नहीं है, ठीक है? सबसे ज्यादा खतरनाक मधुजन्य अजीर्ण होता है। क्यों होता है? देखो
मधु प्लस अजीर्ण क्या बन गया? मध्वाजीर्ण बन गया। मधु का ट्रीटमेंट क्या होता है? शीतल चिकित्सा। और अजीर्ण का ट्रीटमेंट क्या होता है? उष्ण चिकित्सा। ये विरुद्ध चिकित्सा हो जाती है। अगर हम अजीर्ण का ट्रीटमेंट करेंगे तो मधुजन्य विकार बढ़ जाएगा, मधु का ट्रीटमेंट करेंगे तो अजीर्णजन्य विकार बढ़ जाएगा। इसलिए सब प्रकार के उपक्रम इसमें विरुद्ध होने से विष की तरह काम करता है। विरुद्ध क्रमत्वात् सर्वहन्ति यथा विषम, ये टर्म इसके लिए आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला वर्ग शुरू करते हैं, इक्षु वर्ग। दो चार क्वेश्चन ही बनते हैं इक्षु वर्ग से, बहुत सुपरफिशियल है। तो कल हमारे दो वर्ग बचेंगे, एक मध्य वर्ग और एक मूत्र वर्ग। कल की क्लास में कंप्लीट हो जाएगा, है ना? ठीक है। इक्षु वर्ग कितने प्रकार के होते हैं? इक्षु 12 प्रकार की इक्षु की जातियां होती हैं। एक चीज यहाँ से याद कर लो, कितनी जातियां होती है? 12 प्रकार की होती है। इक्षु मधुरा मधुर गन्ना कैसा होता है? सभी लोग बताएंगे मीठा ही होता है ना? तो मधुरा मधुर विपाका, गुरुवा शीता, मधुर होता है, विपाक मधुर है, हैवी होता है, ठंडा होता है, कफ को बढ़ाने वाला तो होता ही होगा। मूत्रा रक्त पित्त पिष्मना इतना शीतल होता है कि रक्त पित्त को भी शमन करता है, क्रमी कफ को बढ़ाएगा। मीठा मीठा है, कीड़े भी लग जाते हैं, गन्ने को रख दो कितनी सारी चीटियां उसमें लग जाएंगी, है ना? खारा भी होता है, पढ़ेंगे, लवड़ भी होता है, कहां पर होता है वो भी पढ़ना है। दैनिक दिनचर्या में यूज करोगे तो बड़ा अच्छा लगेगा आपको। अच्छा क्या लगेगा? आप होशियार बन जाओगे, है ना? भी पढ़ने वाले हैं, कफ को बढ़ाने वाला होता है। कितनी जातियां हैं? 12 प्रकार की जातियां हैं। श्रेष्ठ कौन सा है? पौंड्रक श्रेष्ठ है, बस यहाँ से और कुछ नहीं पढ़ना। श्रेष्ठ कौन सा है? पौंड्रक है। ठीक है, अब देखते हैं, ये गन्ना है पूरा, ये पूरा गन्ना है, यहाँ पे पत्ते लगे रहते हैं। अति मधुरो मूल्य, बहुत ज्यादा मीठा होता है यहाँ पे, बहुत ज्यादा मीठा कहाँ होता है? मूल भाग में होता है। मध्य मधुर एवचा, यहाँ पे केवल मीठा होता है। अग्रेशु विज्ञा विक्रम लगड़ो रसा, यहाँ पे जो अग्र पार्ट होता है ना, यहाँ पे नमकीन होता है। ठीक है, सबसे ज्यादा मीठा होता है नीचे अति मधुरो, मध्य में थोड़ा मीठा और सबसे ऊपर जो होता है नमकीन होता है। जब आप गन्ने का रस पीने जाओगे ना तो क्या करना, आप गन्ने वाले को बोलना कि मुझे केवल नीचे वाला दो, नीचे वाला गन्ने का रस दो, क्योंकि ये मीठा होता है, मैं इधर का नहीं पीऊंगा, है ना? समझ आ गया ना? अब जब भी गन्ने का रस पीने जाओगे तो ऐसा सोच के ही पीना, उसको बोलना। ठीक है, अब आगे 159 नंबर पे क्वेश्चन पूछा था जो फाड़े थे, हमने पढ़ा ना बहुत अच्छी तरीके के क्या क्या होते हैं इक्षु की जातियां, है ना? वो सारी चीजें अच्छा मिक्स करके देते हैं हम, तो भाई अलग से छटवा के पीते हैं, बता रहे हैं ऐसा होता नहीं है ना? वो तो पूरा इकट्ठा ही दे देते हैं। तो फाड़ित कैसा होता है? गुरु होता है ना? गुरु है और अभिषेक नहीं होता, तीनों दोषों को बढ़ाने वाला, केवल एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है फाड़ित से। फाड़ित वाला जो होता है कैसा होता है? बहुत ज्यादा मीठा होता है और भारी होता है, लेकिन तीनों दोषों को बढ़ाने वाला होता है। ठीक है, गुड़ का क्वेश्चन पूछा गया है। देखो, फीमेल्स को खासकर पता होना चाहिए कि डिलीवरी के बाद उनको गुड़ में ड्राई फ्रूट्स मिला के क्यों खिलाया जाता है ना? आफ्टर डिलीवरी, क्योंकि रक्त का शोधन है ना, जो गर्भाशय की शुद्धि, उसको शुद्धि करनी पड़ती है। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल रहता है वो आफ्टर डिलीवरी 1 महीना या 1.5 महीना, किसी किसी को 1 महीना, किसी किसी को 2 महीने तक कंटिन्यूएशन में रहता है। तो उस टाइम पे गर्भाशय की शुद्धि होती रहती है, इस कारण से वहां पे उनको गुड़ खिलाया जाता है। ये क्या करता है? ये शोधन का काम करता है। क्या? मूत्र रक्त का शोधन का काम करता है, इसलिए गुड़ खिलाया जाता है, यही कारण होता है उसका। सच थोड़ा सा गुड़ एकदम मीठा नहीं लगता, थोड़ा सा नमकीन के साथ मीठा लगता है ना, तो क्षारयुक्त मधुर होता है ना। अति शीता, बहुत ठंडा नहीं होता, मतलब ये गर्म होता है ना। अति शीता मतलब बहुत ना ठंडा ना गर्म, मीड का होता है। अधिक ठंडा नहीं होता, इसमें रक्त का शोधक होता है, पित्त का अधिक शमन नहीं करता। देखो, अधिक ठंडा नहीं होता तो शमन भी ज्यादा नहीं करेगा, मतलब पित्त को ज्यादा नहीं बढ़ेगा, वात को करेगा, मेदोनाशक को, कफ को बढ़ाने वाला होगा। कफ को तो बढ़ाएगा, वात को नष्ट करेगा, लेकिन पित्त को इतना ज्यादा शमन नहीं करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे शुद्ध पित्त गुण जो होता है, हाँ, गुण के बारे में देखें, पित्तनाशक है, मधुर वातनाशक रक्त, पुराण गुण जो होता है, पुराण गुण जो होता है अधिक गुण का जितना, और इसलिए पुराने गुण को ही डिलीवरी के बाद खिलाया जाता है, क्योंकि वो अधिक गुणकारी हो जाता है। अब यहाँ पर एक बार एग्जाम में क्रम पूछा था, क्या? शाखा मग, यहाँ पे जो क्रम लिखा मैंने उसको उल्टा कर दिया है। हाँ, शाखा मग, शा से शक्कर सबसे अच्छी, उसके बाद खास से खांड थोड़ा कम, उसके बाद मत्स्यांडिका, उसके बाद होता है गुड़ सबसे कम होता है। ये क्रम लिख लो यहाँ पे। गुड़ से मत्स्यांडिका, मत्स्यांडिका से खांड, खांड से शर्करा, उत्तरोत्तर साबुत, मतलब ये अच्छे होते जाते हैं। अब वहां पे उल्टा लिखा मैंने, ऐसे करके आपको याद करा दिया, तो शाखा मग से आपको याद कर लेना है। मतलब उत्तरोत्तर कैसे होंगे? ये शीत होंगे। शक्कर सबसे अच्छी मानते हैं ना लोग, अच्छी शीत होगी, स्निग्ध होगी, हैवी होगी, मधुर होगी, वृक्ष और रक्त पित्त को शमन करने वाली होती है। ये क्रम पूछा था। ठीक है, अब लास्ट को देखते हैं, 169 नंबर का श्लोक है। इतने सारे वर्ग पढ़ लिए हमने, 8 वर्ग हमारे कंप्लीट हो गए हैं, 2 ही बचेंगे कल। मध्य वर्ग और मूत्र वर्ग कल कंप्लीट हो जाएगा, परसों से हमारा 46 नंबर का चैप्टर शुरू हो जाएगा। ठीक है, महुए के पुष्पों से बनाया हुआ फाणित वृक्ष होता है, वात पित्त को बढ़ाता है, कफ को नष्ट करता है। चाहो तो कर लो, याद नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए अभी पिछली बार अपने निदान स्थान के, नहीं है मॉर्निंग में क्लास जैसी चल रही है वैसी नहीं। अब छुट्टी कह रहे थे, अब छुट्टी नहीं है, कैंसिल, छुट्टी नहीं है लेगी। पिछली बार हमने निदान स्थान के साथ साथ पढ़ा था, तो 20 लेक्चर तक चला था। अभी 4 में कंप्लीट हो गया, थोड़ा कंटिन्यूएशन में रहता तो याद रहता है ना, इसलिए अपन इस बार इकट्ठे 4-5 दिन हमको 46 चैप्टर में लगेंगे, मतलब कुल मिला के 20-21 तारीख से अपन निदान स्थान शुरू कर लेंगे। संडे को लाइव क्लास रहेगी यूट्यूब पे, सर की क्लास अभी होने वाली है 7। चलिए शुरू करते हैं। मध्य वर्ग, तो मध्य कैसा होता है? मध्य के बारे में हमने इतना भी पढ़ा है, कैसा होता है? तीक्ष्ण होता है, उष्ण होता है, इतना पता है। जब तीक्ष्ण उष्ण होता है तो क्या करता है? होने वाला होता है। और एक और चीज, जनरल सी चीज क्या पता होता है कि इसमें 5 रस होते हैं, कौन सा रस नहीं होता है? लवण रस नहीं होता है। एक और चीज क्या पता है हमको, इसमें 4 रसों में से सबसे प्रायोरिटी पर प्रधान रस कौन होता है? अम्ल रस होता है। ठीक है, तो मध्य में 5 रस होते हैं, पहला क्वेश्चन बनता है। कौन सा नहीं होता है? लवण रस, तभी तो नमकीन के साथ पिया जाता है, पता होगा, है ना? और इसमें सबसे प्रधान रस कौन सा होता है? अम्ल रस होता है ना? अब ये जो है तीक्ष्ण उष्ण होता है तो पित्त को बढ़ाने वाला, मध्यम अम्लम, अम्ल होता है रोचन दीपन, भेदन कफ वात घनम, कफ और वात को क्यों नष्ट करेगा? क्योंकि उष्ण होता है ना, उष्ण गुण कफ और वात को नष्ट करेगा। रिद्धि भी होता है, मात्रा पूर्वक पिया जाए तो अमृत के समान, इसको उपमा भी दी है ना। वस्ती विशोधन, वस्ती का शोधन करता है। लघुपाक विदाह उष्णम, तीक्ष्णम इंद्रिय बोधनम, और कैसा होता है? इंद्रिय में बोधन लाता है, जिसका मूत्र को साफ लाने वाला, इसके विशेष वेद हम पढ़ने वाले हैं। दाहजनक गरम तीक्ष्ण ज्ञान इंद्रियों का उत्तेजक होता है। ठीक है, अब थोड़ा सा विमर्श में देखेंगे। पौष्टिक पौष्टिक माध्यम गोड़ से खास मध्य के 3 भेद होते हैं। मध्य में लवण को छोड़कर शेष 5 रस विद्यमान होते हैं, जिनमें से अम्ल प्रधान होता है, जो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, मध्यम अस्य अम्ल स्वभाव तत्वार अनुवसा स्मृता। अगर हम बात करें
कि जो मध्य में 5 रस होते हैं उनमें से रस कौन सा होता है, तो उनमें से रस जो होता है अम्ल होता है, बाकी शेष 4 जो होते हैं वो अनुरस होते हैं, ऐसा भी क्वेश्चन आता है। मध्यस्थ अम्ल स्वभावस्य, अम्ल उसका मेन रस है, चत्वारो अनुरसा स्मृता, बाकी के 4 इसके अनुरस हैं। मधुर कषाय तिक्त कटु एवं ये अनुरस के बारे में बता दिया। गुणांश 10 पूर्वोक्त चतुर्दशम भी गुणा, इसके गुण कितने होते हैं 10 होते हैं, है ना, कहीं जाके पढ़ोगे आप, बस इतना ही। अब आते हैं द्राक्षा से बना मध्य कैसा होता है, तो यहाँ से थोड़ा थोड़ा याद करना है, क्वेश्चन तो पूछा जाएगा, आगे जाके पढ़ाऊंगी मैं। सुरासव, मध्वासव, इससे क्वेश्चन एग्जाम में ज्यादा बनता है, ठीक है। तो माध्वी मतलब द्राक्षा, द्राक्षा से अगर हम मध्य बनाते हैं तो आप जानते हैं द्राक्षा कैसा होता है। अभी द्राक्षा ना ज्यादा गर्म होता है ना ज्यादा ठंडा, ऐसा कुछ आपने द्राक्षा के बारे में पढ़ा हुआ, बताएगा कोई मुझे द्राक्षा का वीर्य क्या होता है, द्राक्षा का वीर्य क्या होता है, द्रव्य गुण में पढ़ाया होगा, क्या होता है, शीतवीर होता है, दारिम अनार शीतवीर, द्राक्षा का एक बार देखना भाई, है ना, कोड में है क्या, आपने कल या परसों जो मैंने क्वेश्चन सॉल्व कराया था उसमें आपने गलत करवा दिया था मुझसे, क्या गलत करवा दिया था, हाँ अहिंडी गलत करवा दिया था। जैसे मैंने आपसे पूछा था दूध कट्टा, दूध कट्टा जो था वो पारी गर्भिक का भेद था, ठीक है, पारी गर्भिक का भेद था, फिर मैंने आपसे पूछा था अहिंडी किसका है, तो आप लोगों ने अहिंडी अहिपुतना करवा दिया था मुझसे, जो गलत हो गया था। अहिंडी भी पारी गर्भिक का ही पर्याय है, अहिंडी अहिपुतना का पर्याय नहीं है ना, ये मैंने बाद में जब कल मैं पढ़ रही थी तब मुझे वो आया, फिर मैंने मैच किया, मुझे कंफ्यूजन था। वैसी चीजें मुझसे गलत ना करवाएं, क्योंकि ये गलत होंगी तो फिर सभी लोगों का नुकसान हो जाएगा ना, इसलिए देख के बताइएगा जरूर, है ना, ठीक है। तो कैसा होगा जब ये शीतल होगा तो अविदाही, विदाह नहीं करेगा, मधुरस प्रधान होने से रक्त पित्त में भी हितकारी, इतना ही पढ़ो, इसके बारे में डिटेल नहीं पढ़ना है हमको। क्या है, अविदाही होता है, रक्त पित्त में हितकारी है और शोष विषम जल नाशक है, शोष विषम जल को नष्ट करने वाला होता है। खजूर से बना हुआ मध्य कैसा होता है, द्राक्षा से निर्मित मध्य की अपेक्षा कुछ कम गुणों वाला, मतलब अच्छा कौन सा होता है, प्रीवियस ईयर में, हाँ हमने नहीं बताया था, आपने बताया था हमसे, है ना, प्रीवियस ईयर में मैं जो क्वेश्चन सॉल्व करा रही थी वहीं पर दूध कट्टा बता दिया था, फिर मैंने अहिंदी पूछा था तो आपने अहिपुतना बता दिया। मुझे थोड़ा डाउट लग रहा था, मुझे लगा आप लोग पढ़ रहे तो आपको ज्यादा अच्छे से याद हो, क्योंकि ये मेरा टॉपिक नहीं है ना, कुमार भट्ट का था। फिर मैंने देखा तो अहिंदी पारी गर्भिक है, अहिपुतना नहीं है, है ना। मुझे ऐसा लगा कि भाई क्वेश्चन ना गलत कर दे बच्चे, तो मुझे क्लास में बताना है, और एक बार प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर जब सॉल्व कराऊंगी ना कल सैटरडे को, तो मुझे याद दिला देना, अपन वहां पे एक बार और कर लेंगे, ठीक है, ठीक है। तो द्राक्षा निर्मित मध्य की अपेक्षा कुछ कम गुणों वाला होता है। सुरा कैसा होता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। सुरा का सरसो ग्रहणी दोष मूत्र घात निलापा, स्तन रक्त क्षयाहिता, जो सुरा होता है का सोष अर्श ग्रहणी दोष में हितकारी होता है और स्तन रक्त क्षय में भी हितकारी है, दुग्ध रक्त की शीघ्रता में हितकारी है। तो मैं एक कोड बनाकर याद करा रही हूँ। सुरा, सुर मतलब देवता, सुर मतलब क्या होते हैं, देवता होते हैं, ठीक है। तो गांव में ऐसी मान्यता रहती है, जैसे जिस प्रसूता को लैक्टेशन नहीं होता तो वो कुछ पूजा पाठ करवाते हैं ना, भगवान से मांगते हैं कि मेरा बच्चा भूखा ना रहे, ऐसा कुछ मान्यता है, अभी भी है ना। तो सुर से क्या मांगते हैं कि उसका जो स्तन का क्षय हो गया है, मेरा बच्चा भूखा है तो वो ना रहे, ऐसे करके थोड़ा याद हो सकता है ना, जो प्रचलन है उसके आधार पर। तो सुर जो है, सुरा जो है स्तन क्षय में भी प्रयुक्त किया जाता है, ठीक है। प्रसन्ना क्या होता है, सर्दी अरोचक हृदय कुक्ष की तोद शूल में हितकारी होता है, ठीक है, बाकी का विबंध में भी हितकारी होता है प्रसन्ना। श्वेतमणि की सुरा कुछ नहीं पूछा जाता, मधुली का पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यव वाला देखते हैं पहले, यव की सुरा पित्त जनक, केवल इतना याद रखोगे जो यव से सुरा बनाते हैं वो पित्त को बढ़ाने वाली, देखो ऐसा टॉपिक आपको रखना ही पड़ेगा, ठीक है। और बाकी मधुली का क्वेश्चन पूछा जाता है, मधुली का विष्टम करने वाली भारी कफ को बढ़ाती है, तो देखो नाम में मधुली का है तो मधुर रस होगा, मधुर होगा तो कफ को बढ़ाने वाला होगा, कफ को बढ़ाएगा तो कैसा होगा, गुरु होगा, तो पूरा याद हो गया। मधुली का मधुर रस वाला होता है, केवल याद करने के लिए, श्लेष्मा, श्लेष्मा को बढ़ाने वाला गुरु होता है, ठीक है। अब बहेड़े की सुरा, विभीत से जो बनी हुई सुरा रहती है वो रुक्ष रहती है, अधिक कफ को नहीं बढ़ाती, तो विभीत कैसा रहता है, थोड़ा रुक्ष रहता है, रफ रहता है। हम पढ़ते हैं त्रिफला कैसा होता है, विरेचन कराता है, रुक्षता लाता है शरीर में, उसमें विभीत भी आता है, कैसा होता है, रुक्ष होता है, समझ आ गया। यव से बनी हुई जो सुरा है पित्त को बढ़ाने वाली है, श्लेष्मला मधुलिका है, और विभीत की बनी हुई सुरा जो होती है रुक्ष होती है। एक एक पॉइंट बस हमको याद करना है। जो से बनी हुई जो होती है वो तीनों दोषों को बढ़ाने वाली है, यव से बनाते हैं तीनों दोषों को बढ़ाने वाली होती है। अब जगल पूछा जाता है, जगल क्या है, प्रसन्ना क्या होता है, यहाँ पे लिखा नहीं है लेकिन प्रसन्ना का मीनिंग होता है सुरा के ऊपर वाला भाग, जो सुरा है उसके ऊपर वाला भाग प्रसन्ना कहलाता है, और जगल जो होता है वो नीचे वाला भाग कहलाता है ना। जगल मध्य के नीचे वाला भाग जगल कहलाता है। ये ऐसा क्वेश्चन बनता है, प्रसन्ना जगल से केवल यही क्वेश्चन बनता है, ये है क्या, क्या बोल रहे हैं, हाँ कोई सुरामंड मतलब ऊपर वाला पार्ट, ग्राही उष्ण पाचक रुक्ष तृष्णा नाशक होता है, कफनाशक शोधनाशक हृदय के लिए अच्छा होता है जगल। अब बक्कस क्या होता है, बक्कस सुराकल्प को बोलते हैं, प्रसन्ना सुरामंड, बक्कस सुराकल्प, देखो दो दो का आ रहे हैं, कल्प में यहाँ पे भी दो दो का आ रहे हैं, कुछ ऐसे करके याद करेंगे, ठीक है। बाकी और डिटेल में नहीं पढ़ना है इसको। अब आ जाइए जहां से पूरा पूरा आपको याद रखना है, सुरासो, हमने अभी सुरा पढ़ा था, क्या कोड बनाया था, सुर से इस करने के लिए प्रार्थना करते हैं, स्तन रक्त क्षय में यूज किया जाता है, ये सुरासो है। सुरासो क्या होता है, आपने प्रमेह के पेशेंट में पढ़ा होगा, वहां पे सुरासो मध्वासो, मध्वासो स्पेशली पढ़ा, सुरासो तो नहीं पढ़ा। सुरासो कैसा होता है, तीक्ष्ण होता है और कफ वात को भरने वाला मूत्रल होता है, ठीक है। और मुख प्रिया स्थिर मधुविज्ञो अनिल नाशना दिया हुआ है। और मध्वासो कैसा होता है, छेदी होता है और मेह कुछ दिशा पाऊं, तो मैंने अभी अभी आपको क्या बताया था, हाँ बिल्कुल एमडी लोद्र भला, हाँ उधर रखिए, वहां रखिए रूम में। तो लघु मध्वासो मैंने भी आपको बताया कि मध्वासो प्रमेह के पेशेंट में दिया जाता है, क्योंकि छेदन का काम करता है। प्रमेह में क्या होता है, कफों में रहता है तो छेदन का काम करेगा, है ना। तो मध्वासो कैसा होता है, छेदी होता है, कुछ में दिया जाता है। दो चीजें यहाँ से अच्छे से याद कर लेना, तीक्ष्ण होता है सुरासो और छेदी प्रकृति का कौन होता है, मध्वासो, ठीक है। सुरासो जो होता है मुख प्रिया, मुख को अच्छा लगने वाला, तो सुर मतलब देवता, देवता का मुख कैसा लगता है, सभी को बड़ा सुंदर लगता है, सुंदर होता भी है, तो सुर का मुख अच्छा रहता है, ठीक है। ये कोड बनाकर याद करोगे, यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तीक्ष्ण हृदय मूत्रजनक कफ वात का नाशक, मुख को अच्छा लगने वाला, स्थिर मदकारी होता है वातनाशक। मध्वासो हल्का दोषों का छेदक, में कुछ विनाशक होता है, तिक्त कषाय शोकनाशक, बाकी नहीं याद रखना। मेरे का क्वेश्चन पूछा है, मैरेओ मधुरो गुरु, मैरेओ मधुरो गुरु, तो मां मां से करके याद कर लेना। मधुलिका श्लेष्मला, मैरेओ मधुरो गुरु, प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर में आपको पढ़ाया है, याद है आपको। मैरेओ मधुरो गुरु, मैरे जो होता है वो मधुर होता है और थोड़ा सा गुरु भी होता है, ठीक है।
और जो मैरे होता है वो किसमें यूज होता है? दुर्नाम कफ गुल्म के लिए भी यूज किया जाता है। अब मध्य के संदर्भ में कुछ टर्मिनोलॉजी पढ़ने वाले हैं। मैंने आपको कल भी बताया था कि जो नया-नया चीज़ होता है ब्रह्मण कारक होता है, पुराना जो है कर्षण कारक होता है, तो नवीन मध्य जो है मध्य अविष्यंदी होता है, गुरु होता है, वात आदि कोपन, वात आदिकों का प्रकोपक होता है। नवीन मध्य भले ही है, लेकिन ये गुरु है लेकिन वात का शमन नहीं कर रहा, वात आदि दोषों को प्रकोपित करने वाला। अनिष्ट गंध होता है, विरस, आद्य, मन या हृदय के लिए अप्रिय लगने वाला विदाहजनक होता है। तो पुराण मध्य अच्छा बोला है, नवीन अच्छा नहीं बोला गया। पुराण मध्य अच्छा है, नवीन अच्छा नहीं है। पुराण कैसा होता है? सुगंधी, दीपन, हृदय, रुचि, कवि नष्ट करने वाला, स्पर्श, स्रोतस्करम, स्रोतस को खोलने वाला होता है, चिन्ह, वात कफ को नष्ट करने वाला। पित्त को नष्ट नहीं कर रहा, वात कफ को नष्ट करने वाला, लेकिन यहाँ पर जो है तीनों दोषों को बढ़ाने वाला बताया है। ठीक है। फिर अरिष्ट क्या होता है? अनेक द्रव्यों के संयोग से तथा संस्कार से होने वाले आसव की अपेक्षा गुणों से अधिक होता है तथा अनेक रोगों को नष्ट करने वाला, अनेक दोषों का प्रशामक। केवल यहाँ पर आपको इतना याद रखना है कि आसव और अरिष्ट में डिफरेंस क्या है। आसव जो होता है उसमें अग्नि का संयोग नहीं होता, आपने जो जो चीजें बनाया संधान करके रख दिया, फिर कई दिन बाद उसको आप देख रहे हैं। अरिष्ट में क्या होता है? उसमें अग्नि का संयोग होता है ना, अग्नि में उसको उबाला जाता है, वो अरिष्ट कहलाता है। और अरिष्ट जो होता है आसव से अच्छे गुण वाला, अरिष्ट जो है आसव से बेस्ट होता है, ये अच्छा होता है। ठीक है, समझ आया? मैंने जो चीज आपको बताया समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्योंकि टॉपिक जो है थोड़ा हमको समझने वाला है, एकदम से पॉइंटेड करके आपको याद नहीं होगा, आप एक बार पढ़ोगे तभी याद होगा। अभी केवल समझते चलो। चिर स्थितम जात रसम दीपनम का फवाल। जात रस टर्म किसके लिए आया है? जात रस मतलब थोड़ा लंबे समय से रखा हुआ है, तो जो मध्य चिर काल का हो, जिसमें रस उत्पन्न हो गया हो। जात रस मतलब जिसमें रस आ गया हो, उत्पन्न हो गया हो। पाचक अग्नि को दीप तो कफवात को नष्ट करता है, लंबे समय से जो रखा है कफवात को नष्ट करने वाला होता है। मन को प्रसन्न करने वाला, सुगंधित तथा मद को उत्पन्न करने वाला होता है, उसी का सेवन हमको करना चाहिए। 206 नंबर का है। चिरेण श्लेष्मिके पुंसी पानतो जायते मधा अचिराद वातिके रिष्टम पैत्तिके शीघ्रम मृत्यु। चिरेण श्लेष्मिके कफ प्रकृति वाले मनुष्य को मध्य सेवन का मद देर से आता है। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किसको मध्य सेवन का असर देर से होता है, किसको जल्दी? तो कफ वाले को देर से, वात प्रकृति वाले को कुछ ही देर से, और पित्त प्रकृति वाले मनुष्य को शीघ्र। तो पावक करके कोड बनाएंगे। पावक, पावक मतलब मध्य का सेवन करना अग्नि में जलने के समान है। पावक कोड है, पावक मतलब अग्नि। सबसे पहले पित्त को नशा होता है, फिर वात वाले को होता है, सबसे लास्ट में जो है कफ वाले को। उल्टा बना दिए, जल्दी है ना इसमें सबसे जल्दी, फिर वात वाले में थोड़ा कम जल्दी, कफ वाले में बहुत देर से। इसका मतलब उल्टा तो नहीं समझ रहे हो आप? उल्टा नहीं समझना है, सबसे जल्दी है। ये देर वाला सिंबल नहीं है, ये जल्दी वाला सिंबल है। सबसे ज्यादा इसमें, फिर थोड़ा कम, फिर सबसे लास्ट में कम। ठीक है, ये जल्दी वाला सिंबल बनाया है, देर वाला नहीं है। अब सात्विक प्रकृति के मनुष्य उत्पन्न मत, हाँ अब यहाँ पर ये भी रहता है कि सात्विक राजस तामस जो मध्य है ना, वो चरक जी ने बताया, यहाँ पर इन्होंने बताया कि जिस प्रकार का व्यक्ति मध्य का सेवन करता है वो उसी प्रकार का आचरण करता है। जैसे नशे में कुछ लोग गाली गलौज करने लगते हैं, भले वो पहले अच्छे थे, इसका मतलब वो दिखावा कर रहे थे, क्योंकि मदिरा जो होती है सब सच सामने ला देती है। अगर सात्विक मनुष्य जो है मदिरा पान करता है तो नशे में वो पवित्रता दिखाता है, चतुरता, हर शरीर में अलंकृत करने की इच्छा। अब ये इंपॉर्टेंट है, शरीर को अलंकृत करने की इच्छा पैदा करता है, गायन, अध्ययन, कीर्तन, संभोग करने में, ये सारी चीजें उसके अंदर होती है। राजस प्रकृति का मनुष्य मद में दुख उठाने का कार्य, राजस वाला ऐसे तो होता है, जब तक कोई दूसरा चुप ना कराएगा वो चुप नहीं होता, रोते रहता है। तो राजस वाला दुख उठाने का कार्य, आत्मघात करने में, सुसाइड करूंगा ऐसा धमकी देता रहता है। तो आत्मघात करने की इच्छा, साहस के कार्य, निरंतर झगड़ा करने की वृत्ति, क्योंकि राजस में जो है वाद गुण होता है, झगड़ा वगड़ा यही करते हैं ना। तामस प्रकृति के मनुष्य में अगर रहेगा, तामसी व्यक्ति कैसे रहते हैं? नहाना धोना कुछ नहीं करते, अपवित्र रहते हैं, निंद्रा, सोते ही रहेंगे, कफ प्रधान रहता है इसमें, मास्टरी, अगम्य से संभोग करने की लोलुपता और असत्य भाषण करने में प्रवृत्त होते हैं। और ये समझ में आ गया, हमको रटने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं 212। सुक्त क्या होता है? सुक्त रक्त पित्त को बढ़ाने वाला होता है, छेदी है और भुक्त विपाचन, भोजन का पाचक होता है, केवल इतना ही। ठीक है, गुड़ से बनाए हुए शुक्त, से बनाए हुए शुक्त, शहद से बनाए शुक्त, यथापूर्व गुरुतर तथा अभिषेक कारक होते हैं। यहाँ पे याद कर लो, गुड़, शुक्तानी, मधु शुक्तानी, उख, उख मतलब इख, शहद, यथापूर्व गुरुतर, सबसे ज्यादा गुरु ये होगा है ना, फिर थोड़ा कम, फिर थोड़ा कम। ऐसा कभी पूछा नहीं है, चाहो तो कर लो याद, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो शोधक क्या होता है? तो शोधक कुछ स्किप हो गया क्या? हाँ, तो शोधक पाचक अग्नि दीपक होता है। तो शोधक हम जो बनाते हैं 1:4 का रेशो होता है। तल द्रव 1 और द्रव जो होता है 4 गुना होता है। हृदय होता है ना, पांडुरोग क्रमी को नष्ट करने वाला होता है। सौवीरक क्या होता है? संग्रहणी अर्श को नष्ट करता है। और दस्तावर है ग्रहणी अर्श विकार, ग्रहणी और अर्श को नष्ट करता है सौवीरक। धान्यम्ल क्या होता है? अब ये ना याद करो, बस इतना ही काफी। धान्यम्ल जो होता है दाह को नष्ट करता है, शीतल होता है। बस अगला वर्ग शुरू करेंगे, लास्ट वर्ग है हमारा मध्य वर्ग। ठीक है, सॉरी मूत्र वर्ग, मध्य तो खत्म हो गया, मूत्र वर्ग। मुझे इतना बता दो, आचार्य चरक ने मूत्र वर्ग के बारे में क्या क्या बोला है? चरक ने मूत्र वर्ग के बारे में ये बोला है, कटुवात क्या बोला है? बोला क्या था? यही बोला था ना, कटु रस होता है, लवण अनुरस, ऐसा स्पेशल टर्म नहीं दिया था है ना। उन्होंने बोला था, मुझे याद आ गया, कटु लवणान्वितम। कटु लवणान्वितम का मतलब होता है कि लवण अन्वितम, लवण उसके साथ संश्लिष्ट है, मतलब कटु रस प्रधान है, लवण अनुरस है। उन्होंने इसका स्पष्टीकरण दे दिया सुश्रुत ने। उन्होंने बोला कटु रस होता है और लवण अनुरस होता है। दूसरा चीज चरक जी ने बोला है, क्या करता है ये? वात का अनुलोमन करता है। कर्षेत पित्तम अधोभागम, कर्षेत पित्तम अधोभागम, पित्त का अधोभाग से कर्षण करता है। और शमेत कफम, शमेत कफम, कफ का शमन करता है। कुछ याद है कि डब्बा बोला है, बिल्कुल बात बट का पित्त वर्धक होता है। याद है आपको? समझ आ रहा है? जो आप चरक संहिता पढ़े हो फर्स्ट चैप्टर में, कटु लवणान्वितम वात का अनुलोमन करता है, कर्षेत पित्तम अधोभागम, पित्त को अधोभाग से निकालता है और कफ का शमन करता है। ये चरक ने बोला था। अब हम आते हैं सुश्रुत के ऊपर ना। सुश्रुत की बात करते हैं, उन्होंने क्या बोला है? तीक्ष्ण उष्ण तो होता ही, कटु भी होता है, सभी बोले हैं तिक्तानी, लवण अनुरसानी। कटु रस प्रधान है, लवण अनुरस है। कटु तिक्त साथ में तो होता है, लेकिन प्रधानता की बात करें तो कटु रस है, लवण अनुरस होता है। और कफ वात क्रमी में आदि में इसका प्रयोग किया जाता है, तो कफ वात को हरने वाला होता है। क्लियर ना? कटु तीक्ष्ण उष्णम लवण अनुरसम, कटु रस है, लवण अनुरस है, कफ वात को नष्ट करने वाला है। और ये भी हमने बताया था कि चरक संहिता में मूत्र के विमर्श में सुश्रुत का रेफरेंस दिया है, वहां पे ये लिखा है कि सुश्रुत के अनुसार त्रिदोष को नष्ट करता है मूत्र, वो गलत लिखा है। विमर्श हमने ठीक कराया था, आपको इतना लिखना है, वात और कफ को नष्ट करता है, तीनों दोषों को, पित्त को नष्ट नहीं करता भी है ना।
अर्श जठर गुलमग्नम शोक अनुचक, बाकी याद नहीं करना, केवल ये तीनों चीजें आपको यहाँ से याद करना है। ठीक है, अब आते हैं चरक संहिता से ही आप याद करिएगा, सूत्र स्थान के फर्स्ट चैप्टर से सारे मूत्र के गुण जो है वहां से काफी पूछे जाते हैं, यहाँ से केवल सिलेक्टेड आपसे पूछा जाएगा। गाय का मूत्र कैसा होता है? कटु तीक्ष्ण उष्ण होता है, सछार होता है। वहां पे हमने सछार किसके लिए पढ़ा था? माहिष के लिए पढ़ा था चरक संहिता में। कंपैरिजन करके पढ़ना आप, ठीक है। सछार जो है माहिष के लिए पढ़ा था हमने, याद ऐसे कराया था कि माहिष को कितना ही क्षार लगा दो वो काली ही रहेगी, गोरी नहीं होती है ना। तो सछार यहाँ गाय के लिए पढ़ा है, और वात को बढ़ाने वाला नहीं होता। क्षारत्वान ना वातलम, ना वातलम मतलब वातवर्धक नहीं होता है। ठीक है, लगी अंग्रेजी मेदम कफ वातरित, और बाकी शूल बुल उदर आना तो उधर भी पढ़ा था हमने, इनमें प्रयोग किया जाता है। माहिष का मूत्र जो है यूएसए की भैंस श्रेष्ठ याद कराया था, याद है? यूएसए की मैं गाय का, गाय में हमने थोड़ा सा ही पढ़ा, कटु तीक्ष्ण उष्ण होता है जो नॉर्मल होता है, बात को नहीं बढ़ाता है, उधर उधर आना हमें यूजफुल होता है, ये अपने वहां पे पढ़ा था। यूएसए की भैंस श्रेष्ठ पढ़ी थी हमने वहां पे चरक संहिता में। तो यू फॉर होता था वहां पे उदर, एस फॉर होता था शोध, और ए फॉर होता था दुर्नाम मतलब अर्श, ए फॉर अर्श। तो थोड़ा बहुत मिला के याद हो जाएगा। फिर हमने ऐसा भी याद कराया था कि कोई मोटा होता है तो कहां से मोटा होता है? उसका पेट बड़ा हो जाता है। बोलता है मेरा पेट बड़ा थोड़ी ना, मतलब मैं मोटा थोड़ी ना, वो तो ऐसे ही बढ़ गया। तो ऐसे ही उधर पर फैट जमा, तो भैंस के जैसे मोटा, किससे तुलना करते थे? कोई व्यक्ति मोटा होता है भैंस के जैसा मोटा, तो मोटे वाली का तुलना हमने किया था। सिर्फ पढ़ा है उसी को समझ आएगा, बाकी कोड याद कर लो। उधर शोफ अर्शघ्नम होता है। ठीक है, अगला आता है बकरी का। बकरी का जब आए, काश श्वास ना आए कभी हो ही नहीं सकता, तो काश श्वास को नष्ट करता है। ठीक है, भेड़ी मतलब आवी, आवी जो होता है मत याद करो, इंपॉर्टेंट नहीं है। घोड़ी का याद कर लो, हमने घोड़ी का शाखा वातहर पढ़ा है। क्या पढ़ा है? शाखा वातहर। कुछ मूत्र के बारे में पढ़ा है कि दुग्ध के बारे में स्पेशली पढ़ा है। मूत्र देख लीजिएगा आप चरक संहिता का सूत्र स्थान का फर्स्ट चैप्टर, वहां पे है कि नहीं है? ये क्या करता है? वात चेतो विकार, वात चेतो मतलब वायु मन के विकार को नष्ट करता है। ठीक है, आगे भी तो दुग्ध में पढ़ा है, चरक सूत्र फर्स्ट निकाल के देखना। तो घोड़ी की बातें करते रहते हैं लोग, मतलब क्या जब शादी होती है तो गाय के ऊपर घोड़ी के ऊपर बैठ के जाते हैं ना, तो वहां पे सब लोग बातें करते हैं, आज ये घोड़ी पे बैठ गया, कल मेरी बारी भी आएगी, है ना? ऐसी बातें करते रहते हैं ना, और मन में बड़ी दुविधा रहती है कि मैंने सही किया कि नहीं किया, है ना? शादी का लड्डू खा के कहीं बर्बाद तो नहीं होने वाला। ये बातें चलती रहती है, मन बड़ा विचलित रहता है। मन मतलब चित्त, है ना? तो बातें चलती रहती है लेकिन मन बड़ा विचलित रहता है। तो वातो चेतो विकार, ऐसा क्यों कोड बनाया? क्योंकि अभी और आ रहा है, वात अग्नि है। हस्तनी जो होता है वात को हरता लेकिन पित्त को बढ़ाने वाला होता है। हस्तनी वाला ये पूछा गया, चरक संहिता से बन जाएगा। क्लासे चा नागम मूत्रम प्रयोजन, नाग मतलब सर्प का मूत्र नहीं है भाई, नाग मतलब यहाँ पे हस्ती के मूत्र को बोला है, हाथी के मूत्र को बोला है, समझ रहे हो? नागम करके आता है, क्लास कर में यूज होता है। गधी गर चेतो विकारग्नम, यहाँ पर बात चेतो था, यहाँ पे गा से गधा, गा से गर है। चित्त तो यहाँ पर भी था वहां पर भी था, तो बातें चल रही थी लेकिन मन विचलित था, घोड़ी के बारे में बातें चल रही थी। यहाँ पे गधी गर और चेतो विकारग्नम इसके लिए आया हुआ है। ठीक है, ऊँटनी में क्या पढ़ा था? रेगिस्तान का ऊँट था, क्या हो गया था? शोक हो गया था, क्रमी हो गया था। तो बाकी की चीजें कोरिलेट कर लोगे ना आप आराम से, कुष्ठ उदर उन्माद मारुत क्रमी नाशन और शोक से आपको याद हो जाएगा। उसको अर्श भी हो गया था, ऊँट को कारक बोलते हैं हम। ठीक है, ओके, चलिए, तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। नरमूत्र के लिए मानुष, हाँ एक नरमूत्र के लिए आया है, इन्होंने 8 प्रकार के नहीं बताए हैं। सुश्रुत जी ने मूत्र जो है 9 प्रकार के बताए हैं, चरक ने 8 प्रकार के बताए हैं। ऐसा इन्होंने बताया है मानुष मूत्र। तो मानुषम चा विशापहम, मनुष्य का जो मूत्र होता है विषनाशक होता है। कुछ कुछ बीमारियों में मनुष्य मूत्र का सेवन करना भी बताया हुआ है। ठीक है, इस प्रकार से हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, शतचत्वारिंशति अध्याय अन्नपान विधि। चरक जी का सूत्र स्थान का 27 था अन्नपान, इनका गाय में पढ़ने ज्यादा कुछ नहीं पढ़ा ना, वो तो उससे बन जाएगा। हाँ, ठीक है, मानुषम तू विशापहम किसका था? बाघभट्ट का था, बिल्कुल। अन्नपान विधि शुरू करते हैं। प्राणी नाम पुनर्मूलम आहारो बल बड़ औजसाम, जो आहार होता है वो प्राणियों के बल बड़ का मूल होता है। ये आपने चरक संहिता में पढ़ा है, बल बड़ का मूल होता है। कितने प्रकार का होता है? अशितम खादितम पीतम लीढ़म, 4 प्रकार का होता है। अशित खादित पीत और लीढ़, 4 प्रकार का भोजन होता है। पहला वर्ग पढ़ने जा रहे हैं शाली वर्ग, चरक संहिता में पढ़ा है, पर्याप्त है आपका। थोड़ी सी चीजें हम यहाँ से एक्स्ट्रा एड ऑन करेंगे, बाकी की चीजें पूरी चरक से याद करना, है ना? एकदम से पूरा सेपरेट होकर इसको याद नहीं करोगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं शाली वर्ग। इसमें से मैं कुछ एक चार्ट बनवाने वाली हूँ लास्ट में, याद दिलाइएगा, है ना? क्या बोलते हैं कर्म में, हाँ वो तो कंफ्यूज हो ही जाता है ना, दोनों का पढ़ेंगे तो और ज्यादा हो जाएगा। अब शाली वर्ग जो होता है, शाली वर्ग में कौन सा शाली श्रेष्ठ होता है? तो मैं बहुत ज्यादा पॉइंटेड पढ़ाने वाली हूँ, ज्यादा आपको नहीं पढ़ा रही हूँ। लाल शाली जो होता है श्रेष्ठ होता है, शाली में लाल शाली श्रेष्ठ होता है। ठीक है, कब पकता है? ये हेमंत में पकता है। 2 चीजें बस हमने याद करी, शाली वर्ग में लाल शाली श्रेष्ठ है और हेमंत में पकने वाला धान्य है। तो शाही लिखिए, शाही पनीर, शाही पनीर। क्या वो प्रीवियस ईयर में कुछ क्या क्या क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं आप? शुक्र धान्य शमी धान्य का होगा वो, शुक्र धान्य शमी धान्य चरक जी के है, वो अलग है। ये शाली धान्य सुश्रुत ने बताया, चरक ने कहाँ बताया? उधर उन्होंने शुक्र शमी बता दिया है। क्या क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं? जरा क्लियर पूछे, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। वो शुक्र धान्य शमी धान्य की, शुक्र धान्य वहां पे रक्तशाली बताया था, ये वक्त खराब बताया, तो यहाँ पे उन्होंने शुक्र ना बोल के शाली धान्य बोल दिया। ठीक है, चलो, लाल शाली में श्रेष्ठ होता है, इतना बस याद रखना। अब लाल शाली, शाली चावल कैसा होता है? 111 की ड्रग होती है। एक चीज ऐसे याद करें, शाली चावल जब लेने गए तो 111 रुपए किलो आया था शाली चावल। 111 मतलब क्या है? मधुर रस, मधुर विपाक, और 1 फॉर शीतवीर्य, मधुर रस, मधुर विपाक, शीतवीर्य, ये बस याद कर लो। आगे बढ़े, उक्त शाली चावलों में सबसे श्रेष्ठ कौन सा होता है? वही लोहित शाली मतलब लाल शाली श्रेष्ठ होता है। क्या करता है? ये कुछ नहीं याद करना, 111 की ड्रग है, शाली में रक्तशाली श्रेष्ठ होता है, इतना पढ़ लो बस, वही बहुत है। षष्ठी भेद देखते हैं, षष्ठी में क्या क्या चीजें आती है, थोड़ा सा नाम देख लो। षष्ठी कंगुक मुकुंदक चूर्णक पूर्वक केदारक, मत याद करो। ये शाही चावल ग्रीष्म ऋतु में पकते हैं, शाही चावल कब पकते हैं? ग्रीष्म ऋतु में। तो देखो, शाही पढ़ लिया था हमने, शाली चावल ही से हेमंत था, और शाही चावल क्या हो जाएगा? गर्मी के दिनों में पकते हैं। शाही
क्या बोल शाही मतलब ये बताया था मैंने, शाह से हो जाएगा शाही चावल, हा से हो जाएगा हेमंत ऋतु में पकता है, पूछा गया क्वेश्चन है। शाही चावल हेमंत में और शाही चावल जो है ग्रीष्म ऋतु में पकता है, ग्रीष्म ऋतु में पकता है, पकने की बात कर रहे थे। ये शाही चावल कैसे होते हैं? रस और विपाक में मधुर होते हैं। तो मधुर रस मधुर विपाक होता है ना। वात था पित्त के शामक, इसका मतलब ये भी शीतवीर्य है, मतलब पित्त को समंदर है, यहाँ पे स्पेशली कुछ बोला नहीं है, ठीक है। गुणों में शाही चावलों के तुल्य ब्रह्मण एवं कफ और वीर को उत्पन्न करने वाले, कुल मिला के भी शीतवीर्य। फिर आप बोलोगे पित्त का शमन क्यों कर रहा है, तो कुछ और कारण से कर रहा होगा, ठीक, कुछ प्रभाव से भी। ट्रिपल नहीं समझ में आया? मधुर रस मधुर विपाक शीतवीर्य, ये आप एक बार यूट्यूब पर सर्च करना, मैंने उस पर रस गुण वीर विपाक पढ़ाया हुआ है, फर्स्ट वीडियो से देखना, रस गुण वीर विपाक का फर्स्ट वीडियो देखना, तो आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। तो वहां से ही वो टॉपिक कंप्लीट करना है, ठीक है। व्रीहि धान्य देखते हैं। व्रीहि धान्य में कृष्ण व्रीहि नंदी मुख याद कर लो, नंदी मुख जो होता है व्रीहि धान्य के अंतर्गत आता है। व्रीहि धान्य कैसी होती है? 6 या 112 की ड्रग है, मतलब इसका कषाय रस मधुर रस दोनों हो सकता है, मधुर विपाक लेकिन उष्णवीर्य होता है। हमने ये वहां पर भी ऐसे ही पढ़ा था, मुझे याद आ रहा है। शाली धान्य षष्ठी धान्य दोनों मधुर रस मधुर विपाक शीतवीर्य थे, बस इनका रस और विपाक सेम रहता है, बस वीर्य कैसा हो जाता है? उष्णवीर्य हो जाता है। दूसरे नंबर पर कौन सा वीर्य आता है? उष्णवीर्य आता है, ठीक है। जिनको नहीं समझ में आ रही ट्रिपल वन क्या है, 112 क्या है, इसमें रस दो हो गए, एक मधुर और एक कषाय, कषाय और मधुरा, ठीक है। तो रस में कषाय मधुर विपाक वीर्य में उष्ण होते हैं। इतना इतना बस याद करना, उसी से हमको काम चलाना है ना, क्योंकि हमको सारा याद नहीं करना है, कोई याद भी नहीं होगा। ये हमारा शाली धान्य वर्ग कंप्लीट हुआ। अब आता है कुधान्य। कुधान्य वर्ग में नाम पूछ लिए गए थे एक बार, इनमें से किसके अंदर आते हैं? तो श्यामा, कोदो, उद्यालक, शांतनु, प्रियंगु, मधुलिका, नंदीमुख। नंदीमुख जो है अभी हमने ऊपर व्रीहि धान्य में पढ़ा, यहाँ पर भी है। बाकी जो गवेदुक पूछा गया क्वेश्चन है, शांतनु, श्यामा, ये सब पूछे हुए क्वेश्चन है। प्रियंगु है ना, प्रिय, कुधान्य में कुछ लोग प्रिय कुरूप लोगों में कुछ प्रिय होते हैं ना, तो कुधान्य से अपने ग्रुप करके याद कर लिया, उसमें से बहुत से लोग प्रिय भी रहते हैं, तो प्रियंगु कुधान्य में आता है। तो सबसे श्रेष्ठ कुधान्य होता है प्रियंगु। अगर आपसे पूछा जाए प्रियंगु कुधान्य वर्ग में श्रेष्ठ होता है। कुधान्य कैसे होते हैं? तो उष्ण कषाय मधुर रूप विपाक में कटु कफनाशक मूत्र को अल्प मात्रा में करने वाले और पित्त को प्रकोपित करने वाले कुधान्य होते हैं, ठीक है, पित्त को बढ़ाने वाले। इसका कोड बना लो 6 132, 6 132। इसका मीनिंग समझ रहे हो? देखो इसकी कोई आसान ट्रिक नहीं है, मुझे पता अन्नपान वाला चैप्टर बहुत कठिन होता है, मैं इतनी ही कोशिश कर पाऊंगी, इससे ज्यादा मैं कोशिश ही नहीं कर पाऊंगी कि आपको याद करा सकूं। तो 6 132 मतलब क्या हो जाएगा? कषाय और मधुर रस। 3 नंबर पर कौन सा विपाक आता है? पहला मधुर, हम लोग कटु, कटु विपाक रहेगा और उष्णवीर्य रहेगा। कौन? कुधान्य, ठीक है। अब इसमें प्रियंगु के 4 भेद होते हैं, कृष्ण रक्तपित्त श्वेत। देखो आगे काला कर दो, पीछे श्वेत कर दो और रक्तपित्त डिसीज का नाम लिख दो, तो याद हो गया कृष्ण रक्तपित्त श्वेत। ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि अथोत्तर गुण में श्रेष्ठ होता है एवं रुक्ष और अफनाशक होता है। यथोत्तर गुण में श्रेष्ठ का मतलब, यथ उत्तर मतलब उत्तर उत्तर गुण में श्रेष्ठ होता है। सबसे अच्छा जो होता है कौन सा होता है? श्वेत होता है। सबसे अच्छा जो है श्वेत कलर का होता है, ये वाला बेस्ट होता है। मधुली नंदीमुख के बारे में क्वेश्चन पूछा था। मधुली नंदीमुख जो है किसके अंदर आ? नंदीमुख हमने 2 जगह पढ़ लिया है ना, ये कुधान्य में आता है। मधुली मधुर शीत स्निग्ध होता है, बरुख मुकुंदर शरीर के चले, इतना बस याद रखो। मधुरी नंदीमुख दोनों किसमें आता है? तो ये हमारा कुधान्य में आता है। बाकी नंदीमुख हमने व्रीहि धान्य के अंतर्गत ही पढ़ा है। तो ये हमारा वर्ग कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट शुरू करते हैं मुद्गादि। मुद्गादि में आपको पूरा चरक संहिता से याद रखना काम चल जाएगा। केवल यहाँ पे एक चीज याद करो, जो शमी धान्य बोला है चरक जी ने, शमी धान्य जो बोले हैं उनको इन्होंने क्या नाम दे दिया है? बैदल वर्ग दे दिया। बैदल, जहाँ पे शमी में हमने क्या पढ़ा था? जितनी भी दालें आती हैं शमी में आती हैं, चरक ने बोला था इन्होंने इसको बैदल नाम दे दिया, जिसमें दालें रहती है, ठीक है। बैदल वर्ग के धान्य कैसे होते हैं? होते हैं है ना, मूत्र मल को बांधने वाले होते हैं। कॉन्स्टिपेशन, मूत्र मल को कॉन्स्टिपेशन कराते हैं, मूत्र को भी रोकने काम करते हैं, पित्त और कफ को नष्ट करते हैं। अब मूंग अकेला याद कर लो, अधिक वात कारक नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया? मूंग जो है अल्प वातल होता है, बहुत ज्यादा वात को नहीं बढ़ाता, लेकिन बढ़ाता तो है। आप जो मूंग खाते हैं, मूंग की दाल की खिचड़ी खाते हो, वो कैसी होती है? थोड़ी सी वात को बढ़ाती, ना अत्यर्थम वातला, बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाती है, दर्शन शक्ति को बढ़ाती, बस इतना। मसूर क्या होता है? वहां पर भी आपने पढ़ा था, मूंग कम, हाँ क्या बोलते हैं, मसूर आपने पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था मसूर के बारे में? संग्राही होती है ना, इतना पता है। मसूर संग्राही मतलब कॉन्स्टिपेशन कराने वाली होती है। मकुष्ट क्या होता है? मकुष्ट जो है क्रमीकारक कलाय, मटर के बारे में पढ़ा था। प्रचुर अनिला, अत्यंत वातकारक, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सर्वाधिक वात प्रकोपक अन्य द्रव्य कौन सा है? मटर है। सबसे ज्यादा वात को बढ़ाने वाली मटर है, थोड़ी कम बढ़ाने वाली कौन सी थी? मूंग। और मसूर क्या होती है? संग्राही होती है। और आप जो अरहर की दाल खाते हो वो क्या करती है? पित्त और कफ को नष्ट करती है, लेकिन ये भी वायु का अधिक प्रकोप नहीं करती। इसका मतलब अरहर ही थोड़ी सी वायु को बढ़ाती है, ना अति वात प्रकोप, मतलब वही हो गया, थोड़ी सी बढ़ाएगी। ये भी ना अत्यंतम वातलम, मूंग अरहर की जो हम दालें खाते हैं वो थोड़ी थोड़ी वात को बढ़ाती है, कम ज्यादा नहीं बढ़ाती, कम कम बढ़ाती है। इसलिए मैंने बोला आपको दैनिक चर्या में जो आप चीजें यूज करते हैं उस पर ध्यान दो। मैं मूंग की दाल की खिचड़ी खाता हूँ, थोड़ी सी बात को बढ़ाती है। मैं अरहर की दाल खाता हूँ, थोड़ी सी बात को बढ़ाती है। मैं चने की दाल खाने लग जाऊं तो क्या होगा? चने की दाल जो है बात को बढ़ाती है, वातला, शीत, शीत होता है ना, मधुर कषाय विरुक्षक है। देखो ध्यान देना, चना गर्म नहीं होता, चना ठंडा होता है, शीत है, वातल है, मधुर होता है, लेकिन विरुक्षण का काम करता है, ठीक है। एक मिनट जरा टाइम दो मुझे, चरक संहिता का मैं देख लूं। ये बात को बढ़ाने वाला है ना, मिला क्या? चना मिल गया आपको? देखना है ना, चने का देख लो थोड़ा चरक संहिता में, मुझे कोई देख के बता दो। वात वर्धक होता है चरक का भी, ठीक है, दोनों का ही वात वर्धक है ना, तो ये दोनों को वात को बढ़ाता है चना। अरहर वातला, ओके, अरहर तो दिया ही हुआ है ना। फिर कुछ नहीं करना, हरेरू देखते हैं। हरेरू मतलब मटर, सतीन मटर ही होता है। ये क्या होते हैं? ये भी कॉन्स्टिपेशन कराने वाले होते हैं। मूंग मसूर के सिवा अन्य वेदल आद्यमान उत्पन्न करने वाले होते हैं। माश कैसा होता है? मतलब उड़द जो होता है मल को बढ़ाने वाला होता है और वृक्ष होता है, इतना समझ लो।
मांस जो है उष्ण होता है और वृश्य होता है। ठीक है? आप जो तिल का तेल यूज़ करते हैं, तिल खाते हो ना? तिल कैसे होते हैं? आप तो याद कर लो, तिल का तेल है। तिल मतलब ये तिल ही है, लेकिन मैंने आपको याद कराया तिल का तेल आप जब लगाओगे तो कैसा होगा ये? गर्म होता है, स्किन के लिए बड़ा अच्छा रहता है। ठीक है? तो तिल जो है विपाक में मधुर होता है और उष्ण होता है। उष्ण है तो पित्त को बढ़ाने वाला होता है और संग्राही भी होता है। ठीक है? यव क्या होता है? यव पुरीशनानाम हमने पढ़ा है। पुरीशनानाम मतलब क्या होता है ये? प्रविद्ध मूत्रो बहुवात वर्चा। मूत्र को, मल को बहुत ज़्यादा मात्रा में बनाता है। ठीक है? 30 एंड 33 पढ़ा दिए है ना? 30, 33 हो गया है। म मटर, हरेरू वही है। हरेरू और मटर का ही दोनों पर्याय है एक दूसरे का। वो टाइप है ना, कलाय, हरेरू, सतीन, ये क्या है? कुछ बड़े मटर होते हैं, कुछ छोटे मटर भी कई टाइप के होते हैं ना, मार्केट में आते हैं, छोटे-छोटे मटर होते हैं, कुछ बड़े मटर होते हैं, है ना? वो, तो मटर के भी टाइप होते हैं, ऐसा नहीं एक ही टाइप का मटर आता है। जो क्या होता है? कफ, पित्त, हरि, कफ और पित्त को हरने वाला होता है, और वात को बढ़ाने वाला। कफ, पित्त को हरने वाला और वात को बढ़ाने वाला होता है। 43 गेहूँ के बारे में पढ़ते हैं, गेहूँ की रोटी हम सब लोग खाते हैं, लास्ट वर्ग पढ़ाऊँगी बस, इसके बाद नहीं, है ना? मांस वर्ग से हम कल पढ़ेंगे। तो सभी लोग खाते हैं, गेहूँ कैसा होता है? रोटी खाने से हम मोटे हो जाते हैं, गेहूँ की रोटी मीठी लगती है खाने में, तो उत्तो मधुरो गुरु बल्य स्थिर शुक्र रुचि प्रदा, है ना? शुक्र को बढ़ाने वाला, रुचि को बढ़ाने वाला, मधुर होता है, भारी होता है, बलदायक होता है। ठीक है? शिम्बी में क्या पढ़ते हैं? शिम्बी वर्ग के अन्न, है ना? शिम्बी धान्य जो होती है वात पित्त को बढ़ाने वाली, शिम्बी वात पित्त को बढ़ाती है। कुसुम में क्या होता है? अब कुसुम में जो है विदाही होता है, केवल एक ही चीज याद कर लो, विदाही होता है। ठीक है? तो ये हमारा वर्ग कंप्लीट हुआ। कल मांस वर्ग से शुरू करेंगे। मांस आपने वैसे पढ़ा है, थोड़ा चरक संहिता में लगी चीजें याद करने में। मांस वर्ग काफी बड़ा है। कल की क्लास में हमारा मांस वर्ग